Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, दिल से आए क्यूटी बुलाओ। तो भाई आप लोगों की क्लास 9th का मुझे पता है सब लोगों के स्कूल में अलग अलग एग्जाम शुरू हो गए होंगे, पर आपकी पूरी बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो के अंदर, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख के चले जाओगे बायो के लिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये वीडियो में सब कुछ होगा। आपके बायोलॉजी के 3 चैप्टर हैं, उन तीनों को एकदम परफेक्ट तरीके से मैं कराऊंगी आपको। एंड बिल्कुल मुझे जब आप लेक्चर देख ले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बस अपनी आरू मैम पे ट्रस्ट करना है और इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आपके बेटा 3 चैप्टर हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ये तीनों चैप्टर हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। सेल वाले चैप्टर के अंदर हम सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेल की शेप, साइज, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और सेल डिवीजन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। सेल को हम सब कहते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यार जैसे आपके घर में एक घड़ी एक नॉन लिविंग सेल से चल रही है, उसी तरह बेटा आपकी बॉडी एक लिविंग सेल से चल रही है। आपकी, मेरी, आपके पड़ोसी की, सबकी, हम सबकी बॉडी बेटा बहुत सारे सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, चाहे बेटा आप लोग हो, एक छोटा सा अमीबा हो, कोई भी हो बेटा, सब सेल से बने हुए हैं। अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे बेटा एक घर को बनाने के लिए ईंट चाहिए होती है, वैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल चाहिए होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई जब बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं। जब टिश्यूज जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि आपका स्टमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब बनते हैं। फिर भाई बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बेटा इन सब चीजों से बनता है एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप और मैं। चलिए अब हम कुछ डिस्कवरीज देखेंगे। डिस्कवरीज के ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए हमें डिस्कवरीज के बारे में पता होना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, सेल ढूंढा किसने था? तो भाई सबसे पहला जो सेल हमें मिला था वो जिंदा नहीं था, वो एक मरा हुआ सेल डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहली डिस्कवरी, दैट इज सेल की डिस्कवरी, ये की गई थी 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेटा डिस्कवरी की थी पहली बार सेल की, वो भी मरा हुआ सेल था। 1665 में इन्होंने की थी। और किसमें से की थी? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? जैसे भाई आपकी जो पेड़ की बाहर की एक सूखी लकड़ी होती है, जिसे बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क। जब इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे दिखे। छोटे छोटे कमरे बेटा वो रूम्स नहीं थे, वो थे सेल्स, है ना। तो मेड फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, इन्होंने कौन से सेल्स देखे थे? डेड सेल्स। तो भाई रॉबर्ट हुक का नाम तो आपको याद रखना है। उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये बेटा वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था इन द ईयर 1674, लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, एकदम ब्राउनी जैसा नाम है इनका। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। फिर आते हैं, काफी प्यारा नाम है इनका, पुरकिंज जी। पुरकिंज जी ने भाई 1839 में प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है सेल के अंदर, क्या क्या चीजें हैं, हर चीज को डिटेल में। उसके अलावा भी बेटा आप कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करेंगे। ये थे बेटा शेल्डन, इनका नाम था मैथ्यू शेल्डन। इन्होंने प्लांट सेल्स जो होते हैं, सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, ये डिस्कवर किया था। थियोडर शॉन, इन्होंने भाई ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सेल से बने होते हैं, ये डिस्कवर किया था। और फिर इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दे दी थी, शेल्डन एंड शॉन ने।
फिर रुडोल्फ विर्चो भाई बड़े मजेदार साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक नाम दिया था हम लोगों को, क्या नाम था वो, सर यहीं पे रख दीजिए, क्या नाम था, दैट इज ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला। मतलब भाई जितने भी सेल अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। मतलब एक सेल एक दूसरे सेल से ही अराइज होता है, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इन्होंने वो क्या नाम दिया था, ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला। फिर भाई हमें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यूनि मतलब सिंगल, बेटा तुम्हारी तरह मिंगल होने का तुम्हारा समय नहीं है, है ना, तो सिंगल ही रहना है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म यार बड़े सिंगल होते हैं, इनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे भाई बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, मल्टी मतलब मेनी, बहुत सारे सेल से किन की बॉडी बनी होती है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर हम बात करते हैं अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, जैसे आपकी स्मूथ मसल्स। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा स्मूथ मसल्स कहाँ होती हैं। भाई आपकी आंख की सिलेरी मसल स्मूथ मसल होती है, आपके जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपकी स्टमक की मसल्स, ठीक है, ये होती हैं स्मूथ मसल्स जो स्पिंडल शेप की दिखती हैं। फिर होते हैं आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स ऐसे बाय कॉन्केव शेप के दिखते हैं। ये है बेटा फीमेल, एक ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है ओवम या एग सेल जो स्फेरिकल दिखता है। हमारे ब्रेन में होता है न्यूरॉन, जो भाई लॉन्गेस्ट सेल भी है हमारी बॉडी का, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है। ये होता है स्पर्म सेल जिसकी पूंछ फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होता है, ये मेल ह्यूमन मेल्स के अंदर होता है। एंड ये है फैट सेल जो आपकी बॉडी का फैट स्टोर करता है, ओके। फिर आप देखें, अगर कोई पूछ ले विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, भाई धरती पर ऐसा कौन सा सेल है विच इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो नापन लिखेंगे माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बेटा पीपीएलओ कैटेगरी से बिलोंग करता है। पीपीएलओ क्या होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्म आपका आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्म नहीं पीपीएलओ है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है बेटा ऑस्ट्रिच का अंडा। ऑस्ट्रिच बेटा एक बहुत बड़ी सारी बर्ड होती है, आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो एकदम लंबी सी टांगे होती हैं, और कहते हैं वो जो बर्ड होती है थोड़ी मेंटल सी होती है ना। वो बर्ड के पास अपना खुद का दिमाग यूज करने के लिए इतना होता नहीं, बट अंडे बहुत बड़े बड़े देती है, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सेल। पर अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है ओवम और एग सेल, स्मॉलर सेल है स्पर्म सेल। फिर आते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो भाई सेल किस किस चीजों से बना है, सेल वॉल, भाई सेल के सबसे बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, और जो भी चीज सबसे बाहर होगी वो प्रोटेक्शन के लिए ही होती है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के अंदर होती है। फिर भाई पूरे सेल के अंदर ये जो आप देख रहे हो लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जितना भी आप फ्लूइड कंटेंट देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। अभी आपको दिखाती हूं, मान लीजिए ये ग्लास है, ये आपका सेल है, और इसमें जो पानी है दिस इज साइटोप्लाज्म। फिर भाई एक होता है कंट्रोलिंग सेंटर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे तुम्हारी बॉडी में है तुम्हारा दिमाग जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह सेल का जो दिमाग होता है दैट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। फिर भाई बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम इस चैप्टर में हर एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, इसका बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होते हैं। फिर बात करते हैं हम सबसे पहले सेल वॉल की। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैम सेल वॉल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नहीं, सेल वॉल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। तो मैम किस में होती है, वो होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में, है ना। फिर इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बच्चे टिक कराते हैं कि सेल वॉल सब में है, नहीं, एनिमल्स में नहीं होती है। रिजिड मतलब बहुत ज्यादा टाइट होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, क्योंकि यार कोई भी चीज जो प्रोटेक्शन देगी, अब भाई तुम्हारे घर का दरवाजा है, तुम क्या ऐसे पेपर से बना दोगे अपने घर का दरवाजा कि कोई भी चोर आए ऐसे कैंची से काटे और घुस जाए, नहीं, घर का दरवाजा बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो भाई सेल की जो सेल वॉल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड बनेगी, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। अब सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ये आउटर कवरिंग होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है,
यही होती है बेटा जो एक सेल को उसका शेप देती है। ओके, तो इट प्रोवाइड्स, क्योंकि इतनी रिजिड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जिस शेप की होती है उस शेप का सेल होता है। प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज, कोई भी चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। और सेल वॉल किससे बनी होती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है भाई। सेल वॉल बनी होती है प्लांट्स में सेल्यूलोज से। इंपॉर्टेंट, प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। फिर आता है नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में मैम क्या फर्क है? पहली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे चैनल्स भी होते हैं जिसके थ्रू कुछ सब्सटेंसेस सेल से बाहर और सेल के अंदर आती है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। ये किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन की बायलेयर से। तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो ऐसे लिपिड की बायलेयर होती है। आप देख रहे हो कि यहां पर आपको नजर आ रही होगी एक लेयर, और यहां पर ये रही एक लेयर। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी दो लिपिड बायलेयर से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से ही ऐसे लग रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं इस स्टूडियो के अंदर पढ़ा रही हूं और मैं सेलेक्ट करूंगी कि इस स्टूडियो के अंदर सिर्फ ये 3-4 लोग ही अलाउड हैं, ये 3-4 स्टूडेंट्स ही स्टूडियो के अंदर आ सकते हैं, मतलब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ सेलेक्टिवली, मतलब मैं हर किसी को अलाउ नहीं कर रही हूँ। विच मीन सेलेक्टिवली परमिएबल का भी यही मतलब होता है कि हर कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं घुस सकता, कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर घुस सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। फिर आता है बिकॉज इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल्स थ्रू इट, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ टू टाइप्स। अब सीधी सी बात है, अगर ये सेलेक्टिवली ही कुछ लोगों को अलाउ कर रही है अंदर बाहर होने के लिए, तब ये मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। ये मूवमेंट एनर्जी के साथ और एनर्जी के बिना भी हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं द टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए आप हो, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आप है ना पैदल चल के जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। वहीं अगर आप स्कूटी से या कार से जाओगे आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही फर्क है इन दोनों मेथड के बीच में। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ज्यादा एनर्जी का यूजेज नहीं है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। बहुत ज्यादा, जहां ज्यादा मॉलिक्यूल हैं उधर से निकल के कम मॉलिक्यूल वाली जगह पे शिफ्ट होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगती है। यहाँ पर भी बेटा मॉलिक्यूल्स मूव तो लोअर से हायर पे ही करते हैं, पर यहाँ एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये वाली जो प्रोसेस है, सीधी सी बात है, यहाँ कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो थोड़ी स्लो होगी। भाई आप पैदल चल के जा रहे हो दोस्त के घर, स्लो प्रोसेस है। आप कार से जा रहे हो, डेफिनेटली रैपिड प्रोसेस है। ये प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट दिस प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और जितने भी मॉलिक्यूल्स जो बड़े साइज के होते हैं वो करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट बताते हैं। मान लीजिए यहां आप देख सकते हैं सेल के बाहर कितने सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर कम। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। वाओ, मजा ही आ गया। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां ज्यादा CO2 है, यहां कम, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इसी तरीके से बेटा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कहां से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर मूव करते हैं। CO2 एंड O2 का मूवमेंट आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ये देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रही है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब यार यहां पर आपको 2-3 तरीके के मूवमेंट दिखाऊंगी मैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव विद इन सेल। भाई मान लो सेल है, सेल के अंदर भी तो मूवमेंट्स हो रहे हैं, सेल के अंदर भी तो पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कैसे जा रहा है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन के साथ भी यही हो रहा है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के बाहर ज्यादा पानी है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी तरीके से मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर, सेल के बाहर। अब आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब इनमें कोई एनर्जी नहीं लगती। डिफ्यूजन बेटा कौन कर रहा है, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कैसे ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर आ रही है थ्रू डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क क्या आ जाता है वो देखते हैं। तो भाई ऑस्मोसिस भी एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ही है, पर ये मूवमेंट होता है सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, पर यहां पे इन्वॉल्व होती है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, मतलब कोई भी मूवमेंट के बीच में अगर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ रही है तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और ये मूवमेंट किसका होना चाहिए, वाटर या सॉल्वेंट का, तभी वो मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हो पानी का कोई भी मूवमेंट जो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भाई एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ही है, ये एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, पर पानी का, और वो भी प्लाज्मा मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर का ही ट्रांसपोर्ट होगा और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल ऑस्मोसिस किस में होता है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में। और भाई जो आपके पौधे होते हैं, आपको क्या लगता है आपका जो पौधा है वो सॉइल से पानी कैसे लेता है, सॉइल से वो अपने पानी जो होता है अपनी रूट्स के थ्रू लेता है, और जो पौधे की रूट्स होती हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही पानी लेती हैं। फिर एक एग्जाम्पल है जो आपकी एनसीईआरटी समझाती है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो मान लीजिए मैंने एक ग्लास लिया, हम ले लेते हैं एक ग्लास, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। इस ग्लास में मैंने डाला नमक, बहुत सारा नमक। तो जो पानी है दैट इज द सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या है, जो मैंने इसमें नमक डाला। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक मतलब पानी कम और नमक ज्यादा, नमक ज्यादा हो गया है। हाइपोटोनिक मतलब नमक कम पानी ज्यादा, और आइसोटोनिक मतलब दोनों इक्वल। ठीक है, इसी चीज को अब हम थोड़ा समझेंगे यहां पर। हाइपरटोनिक क्या है, जब बहुत सारा सल्यूट बाहर है, ये आपका सेल है, बहुत सारा सल्यूट बाहर है, तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, किधर होगा मूवमेंट, लेस वाटर है बाहर, अगर बाहर, यहां पे मैं लिखती हूं, बाहर सल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, मतलब पानी कम कहां है, बाहर कम है, तो सेल के बाहर पानी निकलेगा, विच मीन्स जब पानी सेल से बाहर निकलेगा तो सेल तो सिकुड़ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब अगर यहां पे देखो, अगर बाहर की तरफ सल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब पानी कहां ज्यादा है, बाहर की तरफ, तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल फूल जाएगा लाइक दिस, तो सेल स्वेल्स। पर अगर अंदर और बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ सल्यूट और वाटर है, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगा ही नहीं, सेम रहेगा, सेल का शेप एकदम नॉर्मल रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बस इसकी डेफिनेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड कर देना और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना। यहां पे मूवमेंट डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का हो सकता है, यहां सिर्फ लिक्विड्स में होता है, यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, यहां है, यहां पे नेचुरल प्रोसेस है, कांट बी कंट्रोल्ड और स्टॉप्ड,
पर इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है समझेंगे। एंडो मतलब अंदर जाना, एक्सो मतलब ई एक्स माने एग्जिट, है ना। तो एक्सो, यहां देखो ई एक्स, जहां पे ई एक्स लिखा है मतलब एग्जिट। तो एक्सोसाइटोसिस होता है जब सेल से कचरा बाहर निकलता है, जब सेल खाना अंदर लेता है। कोई भी चीज जब सेल के अंदर जाती है एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर निकलती है एक्सोसाइटोसिस। तो यही है, जब सेल खाना अंदर लेता है किसी भी सब्सटेंस को, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जब वो कचरे को बाहर निकालता है उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये किस में होता है? ये हमें अमीबा के अंदर दिखता है। फिर आता है नेक्स्ट चीज, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है लिविंग कंटेंट इन दी सेल। मतलब अगर मैं सेल में से उसकी सेल वॉल हटा दूं तो जितनी भी चीजें बचती हैं दैट आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। और यही चीज याद रखनी है, किसने डिस्कवरी करी थी प्रोटोप्लाज्म की? टर्म प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंच। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंच। लिविंग कंटेंट ऑफ सेल मतलब सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल तो डेड होती है, तो सेल वॉल को हटा दोगे तो जितना भी लिविंग कंटेंट बच रहा है इज ऑल प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? इस पर आपके शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, प्लस टॉपिक भी बहुत इजी है। अगर आपने सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है भाई? कि द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग प्लांट सेल, मतलब अब इस सेल के अंदर से पानी जो है कहाँ है? अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो क्या होगा? पानी हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, मतलब सेल से पानी बाहर निकलेगा। और जब सेल से पानी बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक होगा। पर अगर ये चीज प्लांट सेल में होती है तो यार सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है, तो सेल वॉल को तो कुछ नहीं होता, पर अंदर का पूरा सेल सिकुड़ जाता है। तो मान लो ये सेल है पर अंदर का रीजन सिकुड़ चुका है, सेल वॉल से दूर आ गया, क्योंकि भाई पानी तो बाहर निकल गया है सारा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, बाहर मूव करा, सेल सिकुड़ गया, बट सेल वॉल वैसी की वैसी ही रहती है। इसी को कहते हैं हम प्लाज्मोलिसिस। जब द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग सेल श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल को छोड़ के बाकी सब श्रिंक हो गया, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। पर याद रखना, प्लाज्मोलिसिस किसमें होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और वो किसमें होगा भाई? किस सेल में अगर प्लाज्मोलिसिस शो होगा? जिसके पास सेल वॉल होगी। नेक्स्ट, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लांट सेल प्लाज्मोलिसिस दिखाता है, डेड प्लांट सेल्स प्लाज्मोलिसिस नहीं दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी आएगा, मतलब सेल के अंदर पानी घुस रहा है। सेल के अंदर पानी घुसेगा तो सेल मोटा हो जाएगा, विच मीन्स प्रोटोप्लाज्म स्वेल हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल वॉल पर प्रेशर बनने लगेगा कि भाई सेल तो होने लग गया मोटा, अब सेल वॉल पे पड़ेगा प्रेशर। तो सेल वॉल पुट्स इक्वल प्रेशर, तो सेल वॉल भी भाई इक्वल प्रेशर लगा रही है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ द सेल, कि भाई ज्यादा पानी की वजह से ये सेल फूट ना जाए, इसलिए इक्वल प्रेशर लग रहा है। सेल वॉल भी लगा रही है, अंदर प्रोटोप्लाज्म भी लगा रहा है, पर हम नहीं चाहते ये फट जाए, इसलिए ये इक्वल प्रेशर लग रहा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। याद रखेंगे न्यूक्लियस की भाई डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन मतलब इसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो बाहर आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, दीज आर पोर्स, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर निकल पाते हैं। कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, भाई आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है आपका डीएनए। ठीक है, तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर होता है एक चीज जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस।
इसमें होता है डीएनए और होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। फिर हम बात करते हैं डीएनए की कि यार आपको क्या लगता है, आप और मैं, आई नो अपन लोग अलग अलग दिखते हैं, बट फिर भी हम सब ह्यूमंस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एक जैसे तो लगते हैं। पर इसका क्या है थोड़ा बहुत फर्क, तुम अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो, आई होप सो। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो कि एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, एकदम लिपटा हुआ आपके न्यूक्लियस के अंदर। और भाई डीएनए के इन्हीं टुकड़ों को, इन सेगमेंट्स को कहते हैं जीन। आपकी जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आपकी आंखों का कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी, आपका स्किन का कलर क्या होगा, हर चीज इंफॉर्मेशन आपके डीएनए के अंदर होती है। फिर जीन क्या होता है, जीन होता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे आई कलर, आई कलर का जीन है, हाइट का एक जीन है, स्किन कलर का एक जीन है। अब भाई आपकी आंख अलग अलग कलर की हो सकती है, ठीक है, किसी की भाई आंख ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ये तो इंडिया में नहीं मिलती है वैसे, है ना। स्किन कलर क्या हो सकता है, ज्यादा फेयर, डार्क, ब्राउन, है ना। ये सब चीजें आपका जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है। अब हम फर्क देखेंगे क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में। आई नो ये बहुत बच्चों को मैगी लग रही होगी, बट ये मैगी नहीं है, ये है आपका डीएनए। तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है आपका डीएनए, जो कि होता है क्रोमैटिन। जब आपका डीएनए एकदम ऐसे न्यूक्लियस में, है ना, फैला हुआ होता है इस तरीके से, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। जैसे आपकी बाउल में मैगी होती है एकदम फैली हुई, पर अगर इसी मैगी को मैं कंडेंस कर दूं, ठीक है, ऐसे बना दूं, तो दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूजुअली वो सेल्स जो थोड़े अंडर डेवलप्ड होते हैं, मतलब ये लोग ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। यूकैरियोट क्या होते हैं, काफी वेल डिफाइंड होते हैं। डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स बेचारों के पास तो न्यूक्लियस भी ढंग का नहीं है, एक न्यूक्लियर रीजन होता है बट न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, पर इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, सिर्फ राइबोसोम होता है इनके पास। और क्रोमोसोम होता है वो भी सिर्फ एक, और इनका साइज बेटा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। फिर फ्लैजिला, इनके पास ऐसे फ्लैजिला होता है जिससे ये मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा होता है बैक्टीरियाज में। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिनके पास बकायदा प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रॉपर ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब होता है। मोर देन वन क्रोमोसोम होता है और इनका साइज भी प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता मूवमेंट के लिए। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के सेल्स। फिर बात करते हैं हम वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स की। हर ऑर्गेनेल अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे आपकी बॉडी में बेटा आपकी आंखें देखने का काम कर रही है, नाक सूंघने का काम कर रही है, पेट भाई, पेट और इंटेस्टाइन डाइजेशन का काम कर रहे हैं, किडनी एक्सक्रीशन का काम कर रही है। उसी तरह आपके सेल में भी हर ऑर्गेनेल अलग अलग काम करता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हम देख चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, काफी बड़ा नेटवर्क लाइक कनेक्शन होता है, लार्ज नेटवर्क, मेम्ब्रेन बाउंड। इसके ऊपर भी भाई आप देख रहे हो ऐसे डार्क ब्लू कलर की, ये मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में लगा होता है। तो ये सेल की सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस के अंदर और इसकी सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस से बाहर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने में भी मदद करता है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बनाने में भी मदद करता है। ये दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ। स्मूथ और रफ में फर्क क्या है, जैसे ये मेरे फोन की स्क्रीन है, आगे एकदम स्मूथ है, पर पीछे से मेरी फोन की स्क्रीन क्या है, ऐसी रफ सी हो रखी है। ये वो आजकल चलता है ना फोन को चिपकाने वाला, कितनी रफ सी स्क्रीन हो रखी है।
तो यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो ये रफ होगी, इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस पे कुछ भी नहीं होगे, नो राइबोसोम्स, तो ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ में यही फर्क होता है कि इसके पास राइबोसोम्स है, इसके पास नहीं है। अब रफ और स्मूथ में फर्क क्या है, यहां राइबोसोम्स हैं, यहां नहीं है। ये भाई माइक्रोस्कोप में रफ नजर आता है, ये स्मूथ नजर आता है। इसका काम क्या होता है भाई, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना, इसका काम होता है एंजाइम्स बनाना, इसका काम होता है हार्मोन्स बनाना। ये मदद, इसका कोई रोल नहीं है डिटॉक्सिफिकेशन में, मतलब ये टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाने में कोई मदद नहीं करता। पर यस, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो टॉक्सिन्स जम जाते हैं बॉडी के अंदर उनको रिमूव कराने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गलती से यहां पर वो आ गया, यस। फिर हम देखते हैं भाई गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज क्या होती है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ये भी भाई कुछ कुछ ऐसी सी दिखती हैं, एकदम आप देख रहे हो सैक, इसमें अपना ऐसे मन कर रहा है मैं अपना फोन रख लूं इसके अंदर, नहीं ऐसे लग रहा है जगह बनी हुई है, ऐसे फोन रख दो भाई इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सैक्स बने हुए हैं। तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड है ना सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसका काम होता है स्टोरेज करने का और सामान को पैक करने का। मान लीजिए जैसे आपको पता है आप कहीं घूमने जाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आप कपड़े पैक करती हैं, तो भाई ये भी यही काम करता है। ये क्या करता है, जो भी चीजें सेल के अंदर है उनके पैकिंग करना, उनका स्टोरेज करने का काम करता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। इसके जो आप ये पैरेलल स्टैक्स देख रहे हो ऐसे बने हुए हैं, इन्हें कहते हैं सिस्टर्न्स। ठीक है, सिस्टर्न्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, किसकी, प्रोटीन्स की, लिपिड्स के सिंथेसिस की फ्रॉम ईआर। जो भी चीज ईआर ने बनाई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाए हैं, जो लिपिड बनाए हैं, उनका स्टोर करना, उनकी पैकेजिंग करने में मदद करता है। और किसमें मदद करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, helps in formation of another cell organelle which is called as lysosomes। तो लाइसोसोम्स को ही देख लेते हैं। लाइसोसोम्स बेसिकली हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बिल्कुल जैसा आपने सुना भाई वैसा ही है। ये क्या काम करते हैं, आपके सेल के अंदर से कचरा बाहर निकालते हैं, है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज दी वेस्ट डिस्पोजल सेल ऑर्गेनेल्स। ये सैक्स होते हैं जिनके पास बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सेल के अंदर जितना भी कचरा होता है उसको ये डाइजेस्ट करके रिमूव करने में मदद करते हैं। ये क्लीन करते हैं सेल को, जितना भी फॉरेन मटेरियल है, कोई वेस्ट है, कोई डैमेज सेल ऑर्गेनेल है, वो ये क्या करता है, रिमूव करता है। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यार कई कबार ये क्या करते हैं, जो कचरा है या जो भी वेस्ट चीजें हैं उनको स्टोर करके एंजाइम्स की जगह फट जाते हैं। ठीक है, द लाइसोसोम में बर्स्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। ये क्या कर रहे हैं, कचरा ले रहे हैं फिर बर्स्ट हो जा रहे हैं। तो दीज आर, मतलब इसने सुसाइड कर लिया सेल ने, इसने सोचा कि दुनिया में गंदगी कोई साफ कर नहीं रहा, मैं ही कर रहा हूं, गंदगी लेके मर ही जाता हूं वरना कचरा कहां जाएगा। तो दीज आर व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओ माय गॉड, माइटोकॉन्ड्रिया तो आई थिंक हर बच्चे का फेवरेट सेल ऑर्गेनेल होना चाहिए। भाई जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ हर बायो के वीडियो के नीचे, लिटरली हर बायो के वीडियो के नीचे लिखा होता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस क्यों होता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ठीक है, एनर्जी यार जरूरी होती है हर काम के लिए। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है बाहर, एक होती है अंदर। पर इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें वो ऐसी होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में ऐसे डीप फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अंदर की मेम्ब्रेन में क्या है, ऐसे फोल्ड्स हैं, बाहर की नॉर्मल होती है।
ये क्या करता है भाई, एटीपी जनरेशन। एटीपी क्या मतलब, एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास सबसे स्पेशल बात, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सोचो, डीएनए तो सेल के पास है, फिर इसके पास क्या जरूरत भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सोचो कितना अमीर है ये सेल ऑर्गेनेल, इसके पास खुद का वो है डीएनए और खुद के राइबोसोम्स। वाओ। फिर आते हैं प्लास्टिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पी फॉर प्लास्टिड्स एंड दे आर ओनली प्रेजेंट इन पी फॉर प्लांट्स। तो ये चीज याद रखना। 3 तरीके के हैं ये, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं जो अलग अलग रंग देते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से आपका जो पौधा होता है खाना बना पाता है और हरे रंग का दिखता है। तो इसको क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और ग्रीन कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ऐसे व्हाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं ये एकदम। ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। और अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर कोई सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं, वो होते हैं प्लास्टिड्स। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स आर दी ओनली सेल ऑर्गेनेल जिनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम है। फिर आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल बेसिकली होता है लड़कियों का पर्स, है ना। जैसे भाई हम लड़कियों के पर्स में होता है फोन, कॉपी, पेन, मेकअप, भाई 100 चीजें। भाई मेरा लिटरली जो मेरा पर्स है उसको अगर कोई लेके जंगल में चला जाए ना, वो लिटरली 10 दिन सरवाइव कर सकता है, इतना सामान है उस पर्स में, है ना। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं। जितना भी चीज स्टोर करने, तुम्हारे घर में भी स्टोर रूम होगा जहां पे मम्मी तुम्हारी पुरानी किताबें, चीजें सब पटकती होंगी। तो स्टोरेज सैक होता है। ये प्लांट्स में बहुत बड़े साइज का होता है पर एनिमल्स में बहुत छोटे साइज का होता है। दिस इज अ वैक्यूल। प्लांट्स में यार 50 से 90% जगह वैक्यूल ही घेरता है। और ये क्या होता है, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल में। ये क्या स्टोर करता है, अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारी चीजें ये स्टोर करता है। अमीबा, अमीबा यार एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मैम अमीबा के पास भी होता है क्या वैक्यूल? हाँ जी, अमीबा बेटा अपना फूड वैक्यूल बनाता है जिसमें वो उसके पास फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है, और फिर वो कचरे को बाहर निकालता है। फूड वैक्यूल होता है इसके पास। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए है कि सेल ऑर्गेनेल्स आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को कंफ्यूजन होता है। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए नहीं होता है और सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकदम तुम्हारी तरह सिंगल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। सिंगल मेम्ब्रेन, नो डीएनए। ये क्या है, तीनों डबल मेम्ब्रेन और तीनों के पास अपना डीएनए है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होते हैं? नो मेम्ब्रेन, भाई मेम्ब्रेन ही नहीं है इनके पास, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट अपने आप में, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है ये चार्ट। फिर आ जाइए, डिफरेंस देखते हैं एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल के बीच का। जो प्लांट सेल होते हैं इनके पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। इनके पास प्लास्टिड्स होते हैं, उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। इनके पास वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इनका वैक्यूल तो कितना छोटा है। फिर सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। वो प्लांट सेल में नहीं होता है, वो एनिमल सेल के पास होता है। फिर आता है बेटा आपका टॉपिक, दैट इज सेल डिवीजन। सेल तो डिवाइड करता है। आपको क्या लगता है यार, आपकी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी है, पर ये बहुत सारे सेल्स आए कैसे, डिवाइड हो के? तो 2 टाइप का डिवीजन होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है।
अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है जैसे आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में, ठीक है, जो भी आपके बॉडी के नॉर्मल ग्रोइंग सेल्स हैं, रिपेयरिंग टिश्यूज हैं, उसमें। तो ये भाई क्या होता है, जैसे ये हैं आपके क्रोमोसोम्स, राइट, ये डिवाइड हो रहे हैं। ये एक सेल था, इसने भाई दो सेल्स बनाए, दो डॉटर सेल्स बनाए। ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, राइट। अगर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 23 और 23 ही क्रोमोसोम होंगे। ये दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एकदम मदर सेल के जगह। ये है मदर, दिस इज मदर सेल, दीज आर डॉटर सेल्स, ठीक है। तो जो मदर सेल के पास 23 है तो डॉटर्स के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि इक्वली इनके पास क्रोमोसोम आए हैं। ये डिवीजन कौन करता है? आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स। फिर आता है मियोसिस। मियोसिस नहीं है तुम्हारे टाइप का डिवीजन। यहां पे भाई अगर मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है तो जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास हाफ आएंगे, 23 23 23। और यहाँ पे डॉटर सेल्स होती हैं 4। यहाँ पे कितनी थी? 2 डॉटर सेल थी, यहाँ पे हैं 4। डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मदर के। मदर के पास अगर 46 है तो इनके पास 23 है। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ 46 होंगे तो इनके पास भी 46 होंगे, राइट। यहां इसे इसलिए कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। और ये किसमें होता है? याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। जैसे मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग सेल जो बनता है वो बनता है मियोसिस की प्रोसेस से। खत्म होता है आपका पहला चैप्टर। वो अपने आप को शाबाशी देंगे, बहुत इजी था, कुछ टफ नहीं था। हमने बहुत ही इजी तरीके से इस चीज को कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज टिश्यूज। भाई सेल मिलकर बनाता है टिश्यू। तो सेल, टिश्यू को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल जुड़ जाएंगे तो टिश्यू होगा। पर टिश्यू का मतलब होता है बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक टिश्यू बना रही हैं, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। टिश्यूज भाई बहुत सारे तरीके के होते हैं। जैसे ह्यूमंस में बात करें मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ब्लड। प्लांट्स में बात करें जाइलम, फ्लोएम, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? अब यार हमारी बॉडी ना बहुत कोऑर्डिनेटेड होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। हम नहीं चाहते किसी एक पर बर्डन आए, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब बॉडी के कुछ टिश्यूज कोई और काम करेंगे, कुछ टिश्यूज कोई और काम करेंगे, ठीक है। जैसे आप दुनिया में देखोगे कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, है ना। तो हर कोई अलग अलग चीज कर रहा है। सब लोग एक ही चीज करेंगे तो भाई क्या ही होगा इस दुनिया का। तो मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में मदद कर रहा है, नर्वस टिश्यू मैसेजेस को कैरी कर रहा है, ब्लड टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। इसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जब बेटा पूरी बॉडी की हर चीज अलग अलग तरीके से काम कर रही है। फिर भाई प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस देख लेते हैं। तो भाई प्लांट टिश्यू जो होता है, प्लांट यार मूव नहीं करते। आपने कभी कोई देखा है प्लांट चलते हुए जा रहा हो सड़क पे कि ओह आज ऑक्सीजन सही दिया ना तेरे को? ऐसे तुम्हें कभी कोई प्लांट नहीं दिखेगा। प्लांट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, दे डोंट मूव। और ये मूव नहीं करते इसलिए ही ये लेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं भाई अपने खाने के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए घूमते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा लगती है। यहाँ पे इन्हें सीधे खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि यार पौधों को एक ही जगह पे रहना है और सीधे खड़े रहने के लिए दे नीड सपोर्टिव टिश्यू। यहाँ पे सपोर्टिव टिश्यू लेस होता है क्योंकि यार एनिमल्स कैन मूव, उन्हें उतना सपोर्ट नहीं चाहिए। सपोर्टिव टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं वो डेड होते हैं ज्यादातर। और भाई ह्यूमंस के अंदर, दैट इज सॉरी एनिमल्स के अंदर अधिकतर टिश्यू लिविंग सेल्स से बने होते हैं। यहाँ प्लांट के अंदर ग्रोथ हर रीजन में नहीं होती, ओनली इन स्पेसिफिक रीजन्स। ज्यादातर रूट और शूट टिप पे ग्रोथ होती है। प्लांट्स में तो ऐसा है, पर एनिमल्स में भाई हर जगह ग्रोथ होती है। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। बॉडी की हर जगह पर ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे क्या है?
आप देखेंगे सम टिश्यूज, कहां पे भाई, इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली है कि प्लांट में हर जगह ग्रोथ नहीं हो रही, तो भाई बताओ कहां हो रही है। हम तो जानते हैं, जनता मांगती है, जवाब दो हमको। तो भाई ये बता रहे हैं कि प्लांट के पास होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां भी होगा वहीं ग्रोथ होगी। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये यूजुअली रूट और शूट पे होता है। यहाँ पे आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी, जब कोई एनिमल मेच्योर हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। अब भाई प्लांट टिश्यू का हम लोग एक फ्लोचार्ट देख लेते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं बेटा, जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। वंस वो डिवाइड करके मेच्योर हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन आते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं तीन, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम ऐसे टिश्यूज हैं जो अलग अलग टाइप के सेल्स से बनते हैं, अलग अलग चीजों से बनते हैं। जाइलम बनता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेनकाइमा, जाइलम फाइबर्स से। फ्लोएम बनता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स से। आइए एक एक करके सारे प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं, पर उससे पहले भाई हमें डिफरेंस देखना जरूरी है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू के बीच में। याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते। ये जो सेल्स होते हैं स्मॉल होते हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब सारे सेल्स एक ही साइज और शेप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू में सेल्स का शेप और साइज अलग होता है। यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस यूजुअली होती ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी होती है। यहाँ पे सेल वॉल थिन होती है, इनकी सेल वॉल थिन या थिक हो सकती है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने तीन पढ़े थे। एपाइकल सबसे पहला। एपाइकल मतलब क्या होता है भाई, वो होगा या तो शूट टिप पे या होगा रूट टिप पे। शूट टिप या रूट टिप, बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे, प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। पौधे की अगर हाइट बढ़ानी है स्टेम की तो शूट वाला, उसे कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम। रूट की ग्रोथ करानी है तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम इसकी ग्रोथ करवा रहा है। तो ये भाई प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, मतलब अगर शूट की ग्रोथ करानी है शूट अपाइकल मेरिस्टेम, रूट की ग्रोथ करानी है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। फिर भाई आता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब होता क्या है आपके पौधे के यहां पर आप देख सकते हैं दीज आर नोड्स, और इन नोड्स के बीच का जो ये हिस्सा होता है इसे कहते हैं इंटरनोड। तो फाउंड इन, ये सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में जैसे शुगर केन और बैम्बू में ये होती हैं इंटरनोड्स, जो स्टेम को लॉन्गर कराती हैं, इसकी रीग्रोथ कराती हैं। मान लो ये एक घास है, घास को क्या होता है गाय या बकरी या भैंस आके खा जाती हैं। तो तुमने देखा होगा घास को कितना ही बकरी भैंस गाय खा जाए घास वापस उग जाती है। तो यार अब तुम नॉर्मली सोचो, ये है तुम्हारी घास और ये आई तुम्हारी बकरी, ठीक है, ये रही तुम्हारी बकरी। तो भाई अगर ये बकरी ने आकर इस घास को खा लिया तो ये घास तो ऐसे टूट गई ऊपर से, तो अब ये वापस कैसे ग्रो होगी, क्योंकि भाई इसके पास यहां पर होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसकी वजह से ये वापस उग जाती है। ठीक है, समझ गए। तो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होती है ये नोड, इंटरनोड वाले हिस्से में होती हैं, दीज आर नोड्स एंड ये बीच की जगह इंटरनोड। फिर आती है लेटरल मेरिस्टेम, जो प्लांट की चौड़ाई, इस चौड़ाई में ग्रोथ, ठीक है, विड्थ या गर्थ बढ़ाती है। ठीक है, प्रेजेंट लेटरली, ये देख सकते हैं आप, ये लेटरली प्रेजेंट है। ये गर्थ मतलब थिकनेस बढ़ाती है पौधे की, जिसको हम कहते हैं मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मेरिस्टेम है जो प्राइमरी ग्रोथ करा रही है, एपाइकल मेरिस्टेम। कौन सी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रही है, लेटरल मेरिस्टेम।
फिर आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, जो डिवाइड नहीं कर रहे हैं भाई साहब, परमानेंट हो चुके हैं। भाई कई लोग होते हैं जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, जैसे तुम लोग तो बहुत अच्छे से रिलेट करते होगे, अब पता नहीं है ब्रेकअप कभी भी हो सकता है ना, शादी हो गई, अब भाई परमानेंट रिश्ता हो चुका है। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या है, ये सेल्स से बने होते हैं और इनकी केपेबिलिटी लॉस्ट हो चुकी है टू डिवाइड, तो दे डू नॉट डिवाइड। The division and differentiation of the cell of meristematic tissue give rise to permanent tissue। ये लाइन आधे बच्चे कह रहे होंगे बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ गया है मैम, मैं बताती हूँ क्यों उड़ गई। डिफरेंशिएशन और डिवीजन क्या होता है, मान लो पहले जो कुछ टिश्यूज थे वो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहे थे, वो डिवाइड कर करके काफी ग्रो हो गए, अब वो ग्रो नहीं हो रहे, नाउ उनके अंदर डिवीजन बंद हो गया है, तो भाई डिफरेंशिएट कर चुके हैं वो, नाउ दीज सेल्स हैव बिकम परमानेंट शेप एंड साइज के, तो भाई वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, जब एक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो अब इनमें डिवीजन नहीं होता है, ये जब अपना परमानेंट शेप साइज ले लेते हैं, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को इन शॉर्ट में बताऊं, मतलब अब सेल मैच्योर हो चुका है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये सब एक ही टाइप के सेल्स से बने होते हैं, एक जैसे दिखने वाले सेल्स से। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल्स से दिखने वाले होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, पढ़ते हैं इनको। तो सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आप देख सकते हैं, ये कैसे सेल्स हैं, सारे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सारे एक जैसे दिखने वाले सेल्स हैं। इनका काम होता है, सबसे पहला, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू जो प्लांट के अंदर होता है इस पैरेन्काइमा। ये कहाँ पे होता है, ये स्टेम्स में भी है, लीव्स में भी है, रूट्स में भी है, फ्रूट में भी है, फ्लावर में भी है, हर जगह पौधे में पैरेन्काइमा है। इसका मेजर काम होता है फूड स्टोर करना, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, कि दिख रहा आपको हरे रंग का है। इसकी सेल वॉल बहुत पतली होती है और सेल्यूलोज से बनी होती है, इसके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस भी होती है, बीच में जगह भी होती है। फिर भाई पैरेन्काइमा के ही टाइप्स होते हैं, क्लोरिन और एरेन्काइमा। अब क्लोरिन और एरेन्काइमा क्या होते हैं, वो पैरेन्काइमा बेटा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, वो कहलाते हैं क्लोरिनकाइमा। पैरेन्काइमा जिनके पास क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्लोरिन। अब सीधी सी बात है, क्लोरिनकाइमा सिर्फ पौधों में होगा। ठीक है, फिर आते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, ये होते हैं बहुत बड़े बड़े पैरेन्काइमा जिनके अंदर हवा भरी होती है, जिसके भी अंदर ये होंगे एरेन्काइमा, वो फ्लोट कर सकते हैं, जैसे लोटस। आपने लोटस का पौधा अगर कभी नहीं देखा तो गूगल पे आप फोटो डाल के देखोगे, ये आपको पानी के ऊपर तैरते दिखेंगे। ये तैरते क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि भाई इनके पास फ्लोटिंग टिश्यूज हैं, जिसे कहते हैं एरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा के अंदर स्टोरेज की जगह हवा भरी हो एक्वेटिक प्लांट्स में, तो वो फ्लोट करते हैं, एग्जाम्पल लोटस। फिर आते हैं कोलेनकाइमा। भाई जब बहुत तेज हवा चलती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पौधे इतनी आसानी से नहीं टूटते। भाई कितनी तेज हवा आ जाए, बहुत, भाई जब मान लो भाई सुनामी ही आ गया, तो भाई पेड़ जाकर कहीं टूटते हैं। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं सिर्फ इसकी वजह से, विच इज कोलेनकाइमा। ये लीफ और स्टेम में होता है, लीफ की स्टॉक में होता है। इसका फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स को, जैसे टेंड्रिल्स को, स्टेम्स को, क्लाइंबर्स को, विदाउट ब्रेकिंग। राइट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ये लिविंग सेल से बना होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है अनइवनली थिकन्ड, जैसे कुछ हिस्सों से तो काफी मोटी होती है सेल वॉल, कुछ हिस्सों से नॉर्मल होती है, तो कुछ हिस्सों में थिकनिंग है, कुछ हिस्सों में नहीं है। क्यों, ये आप देख रहे हो, ये कुछ हिस्सों से ऐसी मोटी सी है, क्यों है ये ऐसी कुछ हिस्सों से मोटी, क्योंकि बेटा इन थिकन्ड एरिया में है पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज से। और पैरेन्काइमा की किससे बनी थी, सेल्यूलोज से। इनकी किससे बनी है, पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से, और कुछ जगहों पे थिकनिंग है। फिर आते हैं स्क्लेरेन्काइमा, विच इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं, ये यूजुअली आपकी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जैसे प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ द कोकोनट, ये कोकोनट की कवरिंग है, या फिर आपका वॉलनट, अखरोट,
इसकी जो कवरिंग है, इसमें नट्स की कवरिंग, स्टेम ऑफ द प्लांट, वेन्स ऑफ द लीव्स, ये लीव्स की जो वेन्स है इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है किसी भी चीज को हार्ड बनाना और स्टिफ बनाना, ठीक है, हार्डनेस और स्टिफनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, क्यों? क्योंकि वो बनी होती है लिग्निन से। किससे बनी होती है? आप देखो इनकी सेल वॉल कितनी थिक है, ये बनी होती है लिग्निन से। इसलिए क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज लिग्निफाइड सेल वॉल्स? लिग्निफाइड मतलब लिग्निन से बनी हुई, इस स्क्लेरेंकाइमा। अभी पैरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा के जो सेल्स थे वो लिविंग थे, पर स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स डेड होते हैं। दीज आर डेड सेल्स विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है इनके बीच में। तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये चार्ट भी कर लोगे सफिशिएंट। पैरेंकाइमा कहाँ होते हैं? हर जगह, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। ये कहाँ होते हैं? लीफ की स्टॉक में, क्योंकि लीफ की स्टॉक ही तो उसे जब हवा आती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है? वॉलनट की कवरिंग, कोकोनट की कवरिंग में। ये क्या करता है? स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये हार्डनेस और स्टिफनेस। इसके सेल्स और इसके सेल लिविंग हैं, इसके सेल्स डेड हैं। इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी है, इसकी पेक्टिन और हेमीसेल्यूलोज से, इसकी लिग्निन से। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस है, उसमें एब्सेंट। क्लियर है? फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, जो अलग अलग टाइप के सेल्स से बने होते हैं। अब यार जाइलम और फ्लोएम बड़े अमेजिंग हैं, इनके बिना तो प्लांट बिल्कुल अधूरा होता है। क्योंकि यार जैसे आपको खाना और पानी चाहिए, जैसे मेरा मन हुआ पानी पी लो, पी लिया मैंने। प्लांट का भी तो मन करता है पानी पीने का, प्लांट को भी भाई पानी की जरूरत होती है। तो जितना भी सॉइल में पानी होता है, इसकी रूट्स इस सारे पानी को पूरे पौधे में ऊपर की तरफ पहुंचाती हैं। तो जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से स्टेम में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर। फ्लोएम क्या करता है? खाने का ट्रांसपोर्ट। भाई जैसे पत्ती है, लीफ के अंदर ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस से क्लोरोफिल के जरिए खाना बना लीफ में। अब लीफ जो है खाने को ऊपर भी भेजेगी, खाने को नीचे भी भेजेगी। तो फ्लोएम भाई बाय डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, ऊपर भी नीचे भी। फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बाय डायरेक्शनल, इस फूड के ट्रांसपोर्ट को ही हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो अगर ये शब्द कहीं आपको बायो में दिख जाए ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट। फिर जाइलम की हमने देखे थे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स यार ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो किसमें मदद करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और ये डेड सेल से बने होते हैं। सो बेसिकली पानी इन्हीं के थ्रू क्रॉस करता है और ये डेड मटेरियल होते हैं। फिर आते हैं जाइलम फाइबर, ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये भी डेड होते हैं। सिर्फ जाइलम में 4 में से 3 चीजें तो डेड ही हैं। वेसल, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स आर डेड। ओनली थिंग जो लिविंग है जाइलम में, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जो फूड स्टोर करती है और लिविंग सेल्स में होती है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम के पास सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स हैं। आप ये देखो, ये देखिए, ये जो साइड में सेल्स दिख रहे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो दिख रहे हैं कंपेनियन सेल्स, ये दिख रही हैं सीव ट्यूब्स। तो हम यहां देख सकते हैं सीव ट्यूब क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट कर रही हैं खाने का, ठीक है, जैसे एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में, है ना। कंपेनियन सेल्स क्या है भाई? सीव ट्यूब से चिपके हुए लगे होते हैं। ये मैं इनको कलर करके दिखाती हूँ, शायद आपको थोड़ा बेहतर रंग से दिखे। ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर कंपेनियन सेल्स, जो बिल्कुल आपके सीव ट्यूब से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो भाई कंपेनियन सेल के इस तरफ हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स, जो भाई क्या दे रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं। ओके, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड हैं, उसके अलावा तीनों लिविंग हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग हैं। तो सिर्फ एक लौती चीज जो फ्लोएम में डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लेते हैं। जाइलम जो है भाई रूट से स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करता है पानी,
ये भाई दोनों डायरेक्शन में पानी फूड ट्रांसपोर्ट करता है। इसके 4 कंपोनेंट्स है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। इसके सीव ट्यूब्स, सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। जाइलम में भाई सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग है, इसमें सब जिंदा हैं सिवाय फ्लोएम फाइबर्स के। इसमें भाई ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम, वेसल्स डेड हैं, इसमें सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स डेड हैं। ये पानी का ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर और नीचे बाई डायरेक्शनल। फिर आते हैं, आपको क्या लगा प्लांट के पास सिर्फ परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? तो गलतफहमी थी बेटा आपकी। प्लांट के पास प्रोटेक्शन के लिए भी टिश्यू होता है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, उसके पास प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट टिश्यू, ठीक है, एक टिश्यू जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पूरा प्लांट के ऊपर ये एपिडर्मिस टिश्यू होता है, ये कंटिन्यूस लेयर होती है जो पौधे के ऊपर प्रेजेंट होती है, पौधे की सबसे ऊपर की लेयर। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किससे? कोई पैरासिटिक अटैक से, अगेंस्ट वाटर लॉस, ताकि पानी का लॉस ना हो जाए। और भाई जो डेजर्ट के पौधे होते हैं उनके पास, आपको तो पता ही है कि डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है, तो पानी का लॉस ना हो जाए, इसलिए डेजर्ट प्लांट्स के पास ऊपर एक वैक्सी लेयर और होती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। ये लेयर क्या करती है? एक वैक्सी लेयर होती है जो पानी ना उड़ जाए वो चीज बचाती है। एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन जो भाई रिड्यूस करती है वाटर लॉस को। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो रूट में जो एपिडर्मिस होती है रूट की, इसके पास रूट हेयर भी होते हैं, ठीक है, रूट हेयर भी होते हैं। फिर आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा पे तो भाई बाकायदा शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। स्टोमेटा के जो आप बीच में जगह देख रहे हो, दिस इज स्टोमेटल पोर। ये जो 2 सेल्स देख रहे हो, दीज आर गार्ड सेल्स। अब भाई स्टोमेटा खुलता कब है? जब स्टोमेटा के अंदर पानी जाता है इसके गार्ड सेल्स में, तो अगर इसमें पानी जाएगा अंदर की तरफ तो ये फूल जाएंगे ऐसे, तो ये खुल जाएंगे। जैसे ही इसमें से पानी बाहर निकाल दोगे तो ये सिकुड़ जाएंगे ऐसे, तो ये क्या होगा? बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा खुलता कब है? जब पानी गार्ड सेल्स में जाता है, जब पानी निकल जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा भाई 2 किडनी शेप्ड इनके पास गार्ड सेल्स होते हैं, 1 और 2। स्टोमेटा भाई किस चीज में मदद करता है? 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपीरेशन। इन 2 चीजों में भाई स्टोमेटा मदद करता है। स्टोमेटा के थ्रू यहां से भाई CO2 अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है, प्लस पानी इवेपोरेट, ट्रांसपीरेट यहीं से होता है स्टोमेटास के थ्रू। तो ट्रांसपीरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं थ्रू स्टोमेटा। फिर आती है भाई एपिडर्मिस। खत्म, हमने देख लिया कि एपिडर्मिस एक बाहर की लेयर थी, उसके ऊपर स्टोमेटा भी हो सकते हैं। अब आती है कॉर्क। कॉर्क होती है भाई एक डेड लेयर, जहां पे देखोगे पौधे की बाहर की जो ये डेड लेयर होती है। कॉर्क भाई एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है, एक लेटरल मेरिस्टेम है जो थिकनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके सेल होते हैं डेड और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती। ये काफी थिक सेल वॉल होती है। क्यों भाई? इंपॉर्टेंट, इसकी सेल वॉल में होता है सुबेरिन। इसकी सेल वॉल में एक मटेरियल होता है सुबेरिन, जिसकी वजह से ये काफी थिक होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोई भी पानी, कोई भी गैस इसके आर पार नहीं हो सकती। नो मूवमेंट ऑफ वाटर, इवन गैस कैन अकर थ्रू कॉर्क। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई सुबेरिन एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू ना पानी ना हवा क्रॉस कर सकती है। इसका काम होता है पौधे को इंजरी से प्रोटेक्ट करना। कॉर्क सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने नीचे लिख दी है कि कॉर्क सेल भाई इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इतने पास में होते हैं, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, सिर्फ सुबेरिन से बने होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब भाई प्लांट के टिश्यूज हो गए, आइए पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज भाई हमारी बात आ जाए तो एनिमल्स की तो बात ही अलग होती है, नहीं है ना? एनिमल्स यार होते ही स्पेशल है, नहीं? तो एनिमल्स के पास होते हैं 4 तरीके के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं।
एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो बाहर की कवरिंग करते हैं, मस्कुलर टिश्यू जैसे आपकी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ऐसे। और फिर कनेक्टिव टिश्यू, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो आपका खून है, आपका ब्लड है, आपकी हड्डी है, वो एक टिश्यू होता है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब जैसे आपके न्यूरॉन से बना होता है। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। जैसे पौधों में होता है कॉर्क, वैसे ही हम लोगों में होता है एपिथेलियम, जो हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स की लाइनिंग कवर करता है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर, हमारी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी किडनी में, हमारे लिवर में, हमारी लंग में, हर किसी की प्रोटेक्शन कर रहा है एपिथेलियल। लोकेशन क्या है? स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, किडनी। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली होते हैं, एकदम पास पास अरेंज्ड होते हैं, एकदम नो इंटरसेल्युलर स्पेस, एकदम कंटिन्यूस शीट की तरह। इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। जैसे आप लोग हो, आप लोगों की स्किन ड्राई होती है तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे वैसलीन की क्रीम या मॉइस्चराइजर लेके अपने मुंह पे लगाते हो और फिर आप कहते हो यार ये सूख जाएगी क्योंकि मेरी स्किन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कैसे कर रही है? क्योंकि भाई एपिथेलियल टिश्यू है जो एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यू इज सेपरेटेड। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होती है एक, दिस इज कॉल्ड एज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कोई और टिश्यू होता है तो ये उसको सेपरेट करती है थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जो एकदम चपटे टाइप के होते हैं, एकदम फ्लैट सेल्स। इनकी एकदम ऐसी सिंगल लेयर होती है, आपकी ब्लड वेसल्स और लंग्स में होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का काम करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जिनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप देख रहे हो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं। तो ये मल्टी लेयर है जो आपकी स्किन और आपकी माउथ, या आपका मुंह खोलोगे तो आपके मुंह के अंदर जो पिंक लाइनिंग है आपको दिख रही होगी, है ना, आपके चीक्स में, या आपके जो चीक्स में लाइनिंग है आपकी, सब आपकी मुंह की इनर लाइनिंग, आपकी स्किन, ये प्रोटेक्शन में मदद करती है। फिर आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो एकदम ऐसे ना क्यूब जैसे दिखते हैं। ये इन्हें कहते हैं क्यूब शेप्ड। ये आपकी किडनी के ट्यूब्यूल्स, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं, जो सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन और सपोर्ट में मदद करते हैं। फिर आते हैं कॉल्यूमिनार, जो ऐसे लंबे 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 सेल्स होते हैं। टॉल पिलर लाइक सेल्स जो आपकी इंटेस्टाइन में होते हैं। विलाई, ओ माय गॉड, इनर लाइनिंग ऑफ विलाई और इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में मदद करते हैं। फिर आते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब क्या होता है? इनके ऊपर ऐसे छोटी छोटी सीलिया होती हैं, हेयर लाइक, जिससे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। फिर होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, जो भाई ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। फिर भाई एपिथेलियल टिश्यू खत्म, इसके टाइप्स खत्म। अब हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, है मस्कुलर, है पॉपुलर, है ना। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो भाई सीधी बात है, बड़े बड़े सेल्स से बना होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट में मदद करता है। जैसे आपका मन है आप अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट। आपका मन है आप इसको रिलैक्स कर सकते हो, राइट। इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल तीन तरीके की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अब आप देखो, आपकी इन मसल्स के अंदर एक लाइन बनी हुई है इसमें और कार्डियक मसल में। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में ये स्ट्राइशंस होते हैं। कार्डियक मसल में आपको ब्रांचेस दिखेंगी, पर आपको इनमें और इनमें कोई ब्रांच नहीं दिखेगी। यहाँ आपको कितने सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ भी एक न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए इनके डिफरेंस देख लेते हैं। स्केलेटल मसल क्या होती हैं? जो बोन से अटैच्ड होती हैं। ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, मतलब मेरा मन है मैं इनको रिलैक्स कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं मेरे हाथों को यूं करूं, कथकली करूं, इन मसल्स का मैं कैसे भी यूज कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, कोई ब्रांचेस नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, खूब सारे न्यूक्लियस हैं, बॉडी में मूवमेंट में मदद कर रही है और बहुत इजीली थक जाती हैं ये मसल्स।
जैसे अगर आप बहुत देर चलोगे, बहुत देर बोलोगे तो आपका मुंह दुखेगा, आप ज्यादा देर चलोगे आपकी टांगे दुखेंगी। फिर आती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ऐसी स्पिंडल शेप दिखती हैं। ये कहाँ होती हैं? हमारी आंख में, हमारे पेट में। इन मसल्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, दीज आर इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आर कंट्रोल। मैं चाहूंगी कि आज पेट थोड़े मरोड़े ना, यूं देना, इधर की तरफ थोड़ा जोड़ देना। आज पेट कहेगा चलना। पेट ऐसा नहीं कर सकता है। पेट कहेगा एक्सक्यूज मी, मेरा काम नहीं है ये, है ना? तो इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्पिंडल शेप की है, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये मसल्स इतनी इजीली नहीं थकती हैं। फिर आती है कार्डियक मसल्स। ऑफ कोर्स ये तुम्हारे कंट्रोल में बेटा नहीं हो तो ठीक है, और ये कंट्रोल में होती भी नहीं है। सोचो किसी का ब्रेकअप हो जाए, कोई कहे यार आज तो भाई ब्रेकअप हो गया, दिल रुक जा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ये रुक गया तुम रुक जाओगे। तो यार ये सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांचेस होती हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है और ये मसल्स थकती नहीं है, क्योंकि बेटा ये थक गई तो तुम थक जाओगे जिंदगी से। फिर आता है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। दो टिश्यू हम कर चुके हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर। तीसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आती हैं ब्लड, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर टिश्यू। ये करता क्या है मैम इतनी वैरायटी? क्योंकि यार ये आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, स्टोर भी करता है, स्पेस भी फिल करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, हर कुछ करता है। कनेक्टिव टिश्यू बहुत लूजली पैक्ड होता है, इसके सेल्स बहुत फैले हुए होते हैं, ठीक है। इन स्पेसेस बिटवीन, जो इन सेल्स के बीच की जगह होती है, दैट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड, आपका खून, जो कि एकदम फ्लूइड होता है। खून का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना। तो भाई ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इसके पास प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी क्या होते हैं? जो भाई आपके जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो आपके गैसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। प्लाज्मा क्या होता है बेटा? प्लाज्मा की वजह से ही आपका खून फ्लूइड जैसा होता है। प्लाज्मा ही सबसे ज्यादा होता है आपके ब्लड में। टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? टेंडन्स होते हैं जब आपकी मसल किसी हड्डी से जुड़ती है, तो आपकी हड्डी को मसल से जोड़ने का जो ये काम कर रहा है, मसल को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट्स करते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन से बोन को कनेक्ट, मसल टू बोन टेंडन्स करते हैं। यहां मूवमेंट होता है, यहां मूवमेंट थोड़ा टाइट होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो। फिर आता है कार्टिलेज। जैसे बेटा आप अपनी, फटाफट से सब लोग मेरे साथ करके देखेंगे, अपनी नाक को दबा के देखो क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है। अपने कान को फोल्ड करके देखो, यहाँ पे कार्टिलेज है। भाई आपकी बॉडी में बहुत सारी जगह पे कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है? काफी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो जैसे आपकी खोपड़ी में कार्टिलेज, आपकी रिब्स के यहाँ पे कार्टिलेज, बहुत सारी जगह कार्टिलेज है। आपके जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज, ठीक है, नोज में, वेरियस लोकेशन में, आपके ईयर्स में, फ्लेक्सिबल होता है और बहुत वाइडली स्पेस्ड है। ये क्वेश्चन लाइक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क है? भाई आपकी जो ये हड्डी है, इस हड्डी को आप मोड़ नहीं सकते, बहुत हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है। वहीं आप अपने कार्टिलेज को एकदम मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल है। ये हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एंड नॉट वेरी हार्ड। वी कैनॉट बेंड द बोन्स, हम इन्हें बेंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है? जो भाई इनके बोन्स के जो सेल्स होते हैं, इसके बीच में जो फ्लूइड है वो बना है कैल्शियम और फास्फोरस से मैट्रिक्स। पर कार्टिलेज के सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स है वो बना होता है प्रोटीन्स एंड शुगर्स से। ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन और प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आता है एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज तो बहुत सिंपल, भाई तुम जितना भी कचरा खाते हो ना, ये तुम खाते होगे, क्योंकि खैर मैं कौन होती हूँ किसी को बोलने वाली, मैं भी खाती हूँ कचरा, ठीक है। जैसे आप पूरी, छोले भटूरे, जिस भी चीज में फैट होता है,
तो भाई आपकी बॉडी में जितना भी फैट आता है वो सब स्टोर होता है आपके एडिपोसाइट्स में। स्टोर्स फैट सेल्स को ही कहते हैं एडिपोसाइट्स, जो आपकी स्किन के नीचे होते हैं। तो बहुत लोग के बेटा ऐसे पेट आ रहा होता है जिसे कहते हैं तोंद, है ना, हिंदी में तोंद आ गई भाई इसके। तो वो पेट मोटा नहीं हुआ है, पेट के ऊपर फैट की लेयर बहुत मोटी हो गई है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? स्टोर्स फूड, स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। इंसुलेशन बाई, जिसकी चमड़ी जितनी मोटी होगी उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर गर्मी लगेगी। ठीक है, पोलर बेयर की जो चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है, फैट सेल से बनी होती है। एरियोलर टिश्यू बेटा मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है एनिमल्स के अंदर, ये आपकी स्किन के नीचे होता है। इसे फिलिंग टिश्यू कहते हैं, जो स्किन और मसल्स के बीच में होता है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के बीच में। इसका काम क्या होता है? टिश्यू रिपेयर करना और स्पेसेस फिल करना ऑर्गन्स के बीच में। तो ऑर्गन्स के बीच में जो खाली जगह है, स्पेस है, उसे फिल करने में एरियोलर टिश्यू मदद करता है। फिर आता है एनिमल टिश्यू का आखिरी टिश्यू, विच इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? आपकी जैसे न्यूरॉन्स या आपकी ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब नर्वस टिश्यू से बने होते हैं। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ऐसे लंबे सेल्स होते हैं जिनमें बेटा ऐसे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। फिर ये जो देख रहे हो दिस इज सेल बॉडी, इसमें होता है न्यूक्लियस, ये है एक्सॉन और ये है नर्व एंडिंग्स। तो नर्वस टिश्यू भाई स्टिमुलस रिसीव करता है। भाई इंफॉर्मेशन जो भी होती है, आपको क्या लग रहा है? जैसे मैं बोर्ड पे लिख पा रही हूँ, मेरे को हाथ में ठंडा लगा, गर्म लगा, मैंने उन फीलिंग्स को महसूस किया, मेरे को किसी ने चूटी काटी, किसी ने मारा, मुझे दर्द महसूस हुआ, ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन कैरी करता है। कैसे कैरी करता है? देखिए, मान लीजिए कोई सिग्नल आया, ठीक है, कोई सिग्नल आया कि भाई आरुषि मैम को किसी ने मारा है, चूटी काट दी भाई आरुषि मैम को। तो यहाँ पे ये सिग्नल भाई इसके डेंड्राइट्स पे पहुंचेगा, फिर इसके एक्सॉन में पहुंचेगा, इसकी नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा, फिर भाई ये जो खाली जगह है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसे कहते हैं साइनैप्स, इधर पहुंचेगा, फिर दूसरे न्यूरॉन में पहुंचेगा। इस तरीके से ये नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है। नर्व इंपल्स लीड टू, इन्हीं इंपल्स की वजह से बेटा आप अपनी मसल्स को मूव कर पा रहे हैं, है ना। अब मुझे किसी ने चूटी काटी, मैं उसको थप्पड़ मारूंगी, मेरा रिएक्शन होगा। क्यों हो पाया? क्योंकि ये नर्व इंपल्स मेरे दिमाग तक पहुंच पा रही है भाई, है ना। enables animal to move rapidly in response to stimulus। शेर आ गया, मैं भागी। क्यों भागी? क्योंकि भाई मेरे न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन दी मुझे कि शेर आ गया है, भाग, है ना। खत्म होता है हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, विच इज टिश्यूज। अब हम मूव करते हैं हमारे तीसरे चैप्टर पे, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अधिकतर बच्चों को ये वाला चैप्टर तो आई नो पसंद ही नहीं होता है। मुझे पता है अधिकतर बच्चों का क्या होता है, मैम ये जो चैप्टर है ना ये मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों भाई? बहुत मस्त चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगी आपको पक्का पसंद आएगा, डोंट यू वरी। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम फूड रिसोर्सेज, क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है फूड रिसोर्सेज, हमें पता है भाई प्लांट्स और एनिमल्स, हम सबको फूड चाहिए। आपको बेटा अपनी बॉडी को चलाने के लिए फूड की जरूरत होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, हर किसी को फूड की जरूरत है हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हर किसी को जरूरत होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। वाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज? भाई ये चैप्टर ये बता रहा है कि हमें हमारी फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। ठीक है सर, एसी ठंडा कर दो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन भी कोई खास कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो यार जब लोग बढ़ते जा रहे हैं तो खाने की नीड बढ़ती जा रही है।
तो खाने की नीड बढ़ रही है तो हमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा फूड रिसोर्सेज में, खाने को सही करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया की पॉपुलेशन भाई 1 बिलियन से ज्यादा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ओवर अ 250 टन्स ऑफ ग्रेन इंडिया में हर कोई कंज्यूम कर रहा है। मतलब भाई इंडिया के अंदर कितने लोग हैं और हर कोई खाना खा रहा है, तो भाई कितना ज्यादा खाने की जरूरत है। ठीक है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी सही करनी पड़ेगी हमें यार, बहुत सारी सब्जियां उगानी पड़ेंगी, खेती करनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई आई ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये था, ये एक ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसका मतलब था भाई जितना भी खाना बन रहा है उससे बहुत ज्यादा खाना और बनाओ। अपने खेतों में ट्रैक्टर का इस्तेमाल करो, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो, अच्छे सीड, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करो, ताकि आपकी खेती ज्यादा हो। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत कंट्रीज में लॉन्च हुआ था। इस रेवोल्यूशन का सीधा मतलब था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। फर्टिलाइजर्स का यूज करो, पेस्टिसाइड्स का यूज करो, कुछ भी करके अपनी खेती को बढ़ाओ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या था कि डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ाओ, दूध, दही, चीज, इनका प्रोडक्शन, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे भाई क्योंकि हमें पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन सारी चीजों में। तो व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूध, दही, चीज, सब कुछ, इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। फिर आता है इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब यार कौन कौन सी क्रॉप्स हैं और उनसे हमें क्या मिलता है। भाई कोई भी जो फार्मर होता है वो अपने खेत में वही उगाएगा जो मार्केट में बिकेगा, और मार्केट में क्या बिकेगा, जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो यार सीरियल्स मतलब जैसे आपका गेहूं, राइस, मेज, मिलेट्स, क्योंकि ये सब में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। पल्सेस क्या होती हैं, जैसे दालें, ठीक है, ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल्स, जितनी भी तरह की दालें आती हैं आपकी आर पल्सेस, जो आपको प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन। फिर आते हैं ऑयल सीड्स, जैसे सोयाबीन सीड, ग्राउंड नीट, सेसमी, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे हमें देते हैं फैट्स। वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स, इनकी भी जरूरत होती है, जैसे कैरेट, ऑरेंज, स्पिनच, क्योंकि भाई फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ होता है। फिर आती हैं फॉडर क्रॉप, जैसे बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, फूड्स फॉर लाइवस्टॉक। लाइवस्टॉक माने जितने भी जानवर हैं जो आपको खाना दे रहे हैं, जैसे गाय आपको दूध दे रही है, तो भाई उनको भी तो खाना जाएगा, गाय कुछ खाएगी तभी तो दूध देगी। तो भाई जो गाय का चारा है, फॉडर क्रॉप्स, ये भी उगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जिन जानवरों से हम दूध ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, उनको खिलाना भी तो जरूरी है ना। तो फॉडर क्रॉप जैसे बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, इनका प्रोडक्शन। फिर आता है क्रॉप सीजन। अब आपको ही पता होगा कि यार हर सीजन में हर फ्रूट या वेजिटेबल नहीं उगता। जैसे भाई गर्मियां आ रही हैं, अभी गर्मियां आने वाली हैं, अभी तो सर्दियां चल रही हैं, गर्मियां आते ही भाई आम का सीजन आ जाता है। भाई मेरा तो फेवरेट है मैंगो, है ना। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन। हर क्रॉप यार अलग टेम्परेचर पे, अलग सीजन में उगती है। तो आप देखेंगे 3 तरीके की क्रॉप्स हैं, खारिफ, राबी एंड जायद। खारिफ क्रॉप जो होती है रेनी सीजन में उगती है, मतलब जून से अक्टूबर के बीच में, जैसे पैडी, सोयाबीन, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। फिर आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, राबी क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में उगती हैं, जैसे नवंबर टू अप्रैल, जो सर्दियों में उगती हैं, जैसे वीट, ग्राम, पीद, मस्टर्ड, लिनसीड। फिर आती है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप होती है जो समर सीजन में उगती है, जैसे मार्च टू जून, जैसे भाई वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, बिटर गार्ड, करेला, है ना, ये सब उगती हैं। इनके ऊपर यार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि खारिफ क्रॉप कौन से सीजन में उगती है, भाई बारिश के सीजन में, राबी ठंडी में, जायद किसमें, गर्मी में। फिर भाई अब सवाल उठता है, अप्रोचेस विच इनहांस क्रॉप यील्ड। हम ऐसा क्या करें कि यार हमारी क्रॉप्स इंप्रूव हो जाएं, हमारी क्रॉप यील्ड बेटर हो जाए, हमारी चीजें बेहतर हो जाएं। हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करो, आप क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव करो, आप क्रॉप प्रोटेक्शन दो, है ना।
ये तीनों चीजें करोगे तो बेहतर क्रॉप्स होंगी। तो यार इन तीनों मेथड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव करें। हम ऐसे कौन से बीज अपने खेतों में बोएं जिससे भाई हमारी जो खेती है वो ज्यादा बेहतर हो। तो यार इसके लिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मान लो दो बीज हैं, इसमें कुछ अच्छा है, इसमें कुछ अच्छा है, अगर मैं इन दोनों की मिक्सिंग कर दूं तो एक बहुत अच्छा बीज बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का यही होता है, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ताकि हम एक नई वैरायटी बना सकें। मान लो एक पौधा है जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उगता है हाइट में, विड्थ में, और एक पौधा है जो बहुत अच्छे फ्रूट्स देता है। इन दोनों को अगर मैं कैरेक्टर्स, इनकी जेनेटिक मटेरियल मिक्स कर दूं, जो तो नया पौधा बनेगा वो लंबा ऊंचा फ्रूट्स वाला बनेगा। मजा ही आ गया। तो ये किस तरीके से हो सकती है, इंटर वेराइटल, मतलब दो वेराइटी ऑफ प्लांट को क्रॉस ब्रीड करा दो। इंटर स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज जो होती है, दो स्पीशीज को, स्पीशीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस, दो स्पीशीज को आप क्रॉस ब्रीड कर दो। इंटरजेनेरिक मतलब भाई बिटवीन स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस, जिनका जीनस अलग है। जीनस क्या होता है यार, जैसे आपको पता है, आप लोगों होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, आपका जीनस है, सेपियंस क्या है, आपकी स्पीशीज है। तो अगर डिफरेंट जीनस की दो स्पीशीज को मिलाओगे, इंटरजेनेरिक, सेम जीनस की चीजों को मिलाओगे, दैट इज इंटरस्पेसिफिक, मतलब जीन का इंट्रोडक्शन करना। अगर मुझे पता है कि एक पौधा है जिसमें यार एकदम लाल लाल मस्त टमाटर उगते हैं, तो अगर उस पौधे का जीन लेकर मैं किसी दूसरे पौधे में डाल दूं, यार उस पौधे में भी अच्छे टमाटर हो रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। मान लीजिए भाई ये डीएनए है, इसमें यहां पर ये जीन है जिससे अच्छा टमाटर उग रहा है, मैं इस जीन को दूसरे पौधे में डाल दूं, तो यार इंट्रोडक्शन, जिसे कहते हैं जेनेटिकल प्रोसेस। तो आपने बेटा इसी प्रोसेस से बना है एक पौधा जिसका नाम है पोमैटो। पोमैटो में क्या है, एक ही पौधे में ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं टमाटर, नीचे उग रहे हैं आलू। हाइब्रिडाइजेशन से आपने देखा होगा दो टाइप के अंगूर आते हैं, ऐसे हरे और ऐसे पर्पल से, पर ऐसे हाइब्रिड अंगूर भी दिखते हैं। भाई एप्पल ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, बट हाइब्रिड एप्पल्स भी आते हैं। आप देखो चावल में भी अलग अलग रंग के चावल आते हैं, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, गोल्डन राइस, व्हाइट राइस। प्याज, प्याज में भी कितने कलर है, सफेद प्याज, रेड प्याज, पर्पल प्याज, येलो प्याज, हरा प्याज। तो यार गुड एंड हेल्दी सीड, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार अच्छा सीड कौन सा है, मान लो भाई कोई फार्मर ने कभी क्वेश्चन पूछा कि बताइए कौन सा सीड हमारे लिए अच्छा होगा, गुड एंड हेल्दी सीड्स क्या होंगे, जो हायर यील्ड दें, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, जो भाई ज्यादा प्रोडक्शन दें, एक बारी में खूब सारा प्रोडक्शन दें, इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द क्रॉप बहुत अच्छी हो, जो भी खेती हो रही है भाई बेस्ट हो। तीसरा बायोटिक एंड ए बायोटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बायोटिक मतलब कि ज्यादा तरीके के कीड़े उन्हें ना खाएं, ज्यादा टेम्परेचर और बारिश ए बायोटिक चीजों से वो खराब ना हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, जो क्रॉप है वो भाई अलग अलग कंडीशंस में उग पाए, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मौसम में हर जगह उगाओ तो उग जाए इजीली। तीसरा, पांचवा बेटा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, क्रॉप्स जिसके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स हो, ठीक है, जैसे भाई अच्छी खासी हाइट हो, अच्छा प्रोडक्शन करे, ज्यादा फूल उगे, ज्यादा फ्रूट उगे, तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। तो यार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड एंड हेल्दी सीड के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, आपको ये लिखने हैं। फिर आता है दूसरा मेथड, क्रॉप, पहले तो क्या था, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, अब आता है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। कैसे मैं क्रॉप का प्रोडक्शन करूं ज्यादा। तो यार हर फार्मर, डिफरेंट फार्मर्स हैव स्मॉल और लार्ज फार्म, किसी फार्मर का खेत छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, हर फार्मर अपने खेत पर अलग अलग सब्जियां उगाता है, अलग अलग तरीके से उगाता है। तो ऐसे मेथड से फार्मर अपने खेत में खेती करे कि उसको फायदा हो, ठीक है। तो इसको अलग अलग नो कॉस्ट प्रोडक्शन
होता है, मतलब फार्मर का कोई खर्चा ना हो। लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्शन होती है। अब यार हर फार्मर अमीर नहीं होता है, कुछ बेचारे बहुत गरीब फार्मर्स होते हैं जो चाहते हैं यार कम पैसों में वो अपनी खेती कर लें। कुछ होते हैं जो बहुत अमीर हैं, तो वो यार ट्रैक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आप चाहते हो कि कोई भी फार्मर चाहता है कि उसके खेत में बहुत ही बेहतरीन खेती हो, तो उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अच्छी तरीके से इरिगेशन, मतलब उसके जो पूरा खेत है उसमें अच्छे तरीके से पानी पहुंचे। क्रॉप पैटर्न, मतलब वो अपने खेत में किस तरीके से खेती करे या जो होता है फल लगाए ताकि उसको फायदा हो। तो इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। भाई मार्केट में वही चीज बिकेगी या वही पौधा बिकेगा जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो यार न्यूट्रिएंट्स हमें किससे मिलते हैं? एयर, वाटर और सॉइल से। What happens if plant lack in these nutrients? अगर पौधे के पास ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो भाई पौधे को अफेक्ट होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, उसको बीमारियां लग सकती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हवा से हमें मिलता है कार्बन ऑक्सीजन, पानी से हमें मिलती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉइल से हमें मिलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, हमें ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं। फिर भाई हमें पता है अ प्लांट ऑब्टेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हवा, पानी और सॉइल से। तो यहाँ पे हमने देखा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में डिफरेंस। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधे को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो वो हैं जो पौधे को कम क्वांटिटी में चाहिए। तो भाई जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए मैक्रो, जो कम अमाउंट में चाहिए माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जो पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल फंक्शंस के लिए। ये कौन से हैं माइक्रो? जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडनम, क्लोरीन, जो भाई उसे कुछ प्रोसेसेस के लिए ही चाहिए होते हैं। फिर आता है मैन्योर। भाई मैन्योर क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी फार्मर कोई भी पौधा उगाने वाला होता है, कोई भी खेती करने वाला होता है, वो अपने सॉइल में मैन्योर डालता है। जैसे वो गाय का गोबर मिक्स कर देगा, वर्म्स मिक्स कर देगा। तो यार अगर हमें चाहते हैं खेती ज्यादा हो, बेहतर हो, तो हमें हमारे सॉइल को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड चाहे मैक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, ये सब हमें सॉइल से मिलते हैं। तो भाई वो कहते हैं ना, मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भाई आपकी देश की जो धरती है वो सोना उगल रही है, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा दे रही है। उसका मतलब है भाई आपका जो सॉइल है, सॉइल से ही बेहतर न्यूट्रिएंट्स होंगे, पौधा बेहतर होगा, बहुत पौधा बेहतर होगा, आप बेहतर होगे, आप बेहतर होगे, देश बेहतर होगा, और यही है आपकी देश की मिट्टी सोना उगले, राइट। तो भाई न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर भाई सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। ये स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल से भी आते हैं। ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल प्लांट, मान लो मरे हुए पौधे, मरे हुए जानवर, सूखी हुई पत्तियां, गाय का गोबर, इन सब चीजों से क्या बनता है? मैन्योर, जिसे सॉइल में मिलाया जाता है। मैन्योर 3 तरीके का हो सकता है। कंपोस्ट, कंपोस्ट मतलब होता है जब हम एनिमल्स का कचरा, मतलब जैसे गाय का गोबर, आपके किचन में वेजिटेबल्स का छिलका, आपकी सीवेज का कचरा, उसके अंदर उसको हम सॉइल में मिलाएं और फिर उगाएं। दिस इज कॉल्ड एज कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब वर्म्स डाल दो सॉइल में, वर्म्स जो भाई आपके सॉइल के लिए फायदेमंद हो, जैसे अर्थ वर्म्स। अर्थ वर्म्स बहुत अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं। तो अगर आप अपने कचरे के साथ वर्म्स भी डाल दोगे तो आपका सॉइल बेहतर होगा। तीसरा होता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? जैसे कुछ पौधे होते हैं, सनहेम्प, ग्वार, इन्हें बहुत ग्रो किया जाता है आफ्टर सम टाइम। अगर आप पौधे मतलब अपने खेत में हरे हरे पौधे मिलाओगे, ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन मैन्योर कहते हैं, जिससे भाई जो रिच होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। तो ये ग्रीन पौधों का मैन्योर भी बहुत अच्छा होता है। फिर भाई मान लो ये जो मैन्योर्स होते हैं ये काफी स्लो होते हैं, ये आपके सॉइल को अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली। नेचुरल है, यस। बहुत कम कॉस्ट लग रही है, यस। पर फर्टिलाइजर्स बेटा वो केमिकल्स हैं,
जो अगर आप अपने पौधों पे छिड़कोगे वो फटाफट उग भी जाएंगे, है ना। तो फर्टिलाइज क्या है, फैक्ट्री में बनते हैं और केमिकल्स से बनते हैं। ये लार्ज अमाउंट, मतलब मान लो अगर आपने एक फर्टिलाइजर की बोरी अपने सॉइल में मिला दी तो एक साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए उसको, ठीक है। फर्टिलाइजर्स इजीली एब्जॉर्ब कर ले हो जाते हैं पानी में भी, और प्लांट्स भी उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है, जो चीज मैन्योर दे रही है उसका 10 टाइम्स फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं पौधे को। तो फर्टिलाइज जो मैन्योर्स है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक, ये नेचुरल होते हैं, ये केमिकल होते हैं। ये कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये लार्ज क्वांटिटी में। ये भाई थोड़े सस्ते होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये थोड़े महंगे होते हैं। ये स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लाइक द अमीरी ऑफ फार्मिंग। भाई वो प्रोसेस जिसमें भाई आप लोग के, अगर आप किसी बेटा ऐसे शहर में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो आपके पास एप्स होंगे फोन में, जैसे ब्लिंकिट, है ना, स्विगी, जोमैटो, है ना। तो ब्लिंकिट वगैरह पे भी अगर आप सब्जियां देखोगे या आप किसी सब्जी के स्टोर पे जाओगे तो सब्जियों पे लिखा होता है ये ऑर्गेनिकली ग्रोन टमाटर है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब फुली नेचुरल, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता है आप कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप सिर्फ ऑर्गेनिकली एकदम नेचुरल तरीके से सब कुछ उगाते हो। तो ऑर्गेनिकली में आप मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हो, बायो फर्टिलाइजर्स, नीम, टर्मरिक, इनका इस्तेमाल करते हो, है ना। यहाँ पे कोई भी चीज केमिकल यूज नहीं होते हैं। अब आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। यार एक फार्मर जो है किस तरीके से अपने खेत पर खेती करे कि उसको बेहतर रिजल्ट्स ऑब्टेन हो। तो यहाँ पे 3 तरीके की क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो पहले हम देखते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के बाद हम क्या देखेंगे, इंटर क्रॉपिंग, एंड आती है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। 3 तरीके की क्रॉप्स होती हैं। तो मान लीजिए यहां पर मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है कि किसी फार्मर के पास ये उसका खेत है, उसने मिक्स तरीके से सब्जियों को उगाया हुआ है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्जियां हैं, बीच में कोई और सब्जियां हैं, ठीक है। ऐसे मिक्स तरीके से उसने अपनी खेती कर रखी है। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, मतलब मैंने यहाँ एक लाइन में उगा रखे हैं कुछ पौधे और इस लाइन में उगा रखे हैं दूसरे पौधे, फिर इस लाइन में उगा रखे हैं ये पौधे। तो यार इंटर क्रॉपिंग मतलब होता है मैंने ऑल्टरनेट रोज में पौधों को उगा रखा है, एक लाइन में ये, एक में ये, एक में ये होती है इंटर क्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मान लो मैंने इस लैंड के ऊपर बहुत सारा राइस उगाया, ये है यहाँ पे सॉइल, है ना। तो इस सॉइल के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स थे इस चावल ने ले लिए। अब यार ये जो जमीन है, ये जमीन तो अब खराब हो गई, अब ये जमीन हमारे किसी काम की नहीं है, सॉइल में नो न्यूट्रिएंट्स, कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर उगाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या उगाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिशन जाता है। अब सॉइल में न्यूट्रिशन जाएगा तो वापस हम यहां पर उगा सकते हैं दूसरे पौधे। तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, कि मैंने पहले यहाँ पे चावल उगाए, फिर सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स चले गए तो मैंने यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस आए, फिर यहाँ पे मैंने वापस कोई और क्रॉप उगाई। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग मतलब एक दो या ज्यादा क्रॉप्स को आप एक ही पीस ऑफ लैंड पे मिक्स तरीके से उगाते हो, जैसे वीट, ग्राम, वीट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। इंटर क्रॉपिंग में क्या करते हो, आप 2 क्रॉप्स को सेम फील्ड पे उगाते हो एक पैटर्न में, रोज के फॉर्म में, जैसे सोयाबीन, मेज, मिलेट, बाजरा। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आप डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हो एक ही फील्ड पे अलग अलग समय पे।
पहले आपने राइस उगाया, फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए, फिर राइस उगाया, ठीक है। मतलब आपने एक साल बीन उगाए, फिर 2 साल टोमेटो उगाए, फिर आपने कॉर्न उगाया, इस तरीके से क्रॉप रोटेशन। तो ये आप देख सकते हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिक्स तरीके से पौधे, इंटर क्रॉपिंग मतलब रोज में उगा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन मतलब पहले कुछ उगाया फिर कुछ फिर कुछ। फिर आता है इरिगेशन, प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर। भाई हर खेत में, पौधे में पानी जाना जरूरी है, इरिगेशन बहुत जरूरी है, बिना पानी के कोई भी खेती अच्छे से नहीं हो सकती। तो भाई कुओं से पानी लिया जा सकता है, ट्यूबवेल से, वाटरशेड सिस्टम से, कैनाल से, है ना, पंजाब हरियाणा साइड खूब कैनाल हैं। फिर है ना रिवर लिफ्ट सिस्टम से, टैंक सिस्टम से, स्प्रिंकल इरिगेशन जो होता है ना, स्प्रिंकल के फॉर्म में पानी बहता है, फिर ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद करके पानी, फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत सारे फार्मर्स एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं जिससे बारिश के मौसम में वहां वो पानी कलेक्ट करते हैं। तो भाई हमने बोला था हम 3 मेथड पढ़ेंगे, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और तीसरा आता है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अब भाई आप लोगों ने वैरायटी अच्छी कर ली, प्रोडक्शन अच्छा कर लिया, पर प्रोटेक्शन भी तो करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जब आपके खेत में पौधे उगते हैं तो वो अकेले उग रहे हैं? हो सकता है इन पौधों के साथ कोई खतरनाक चीजें उगे, कोई कीड़े इन्हें खा जाएं। टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीजेस और अदर हार्मिंग थिंग्स आप क्रॉप प्रोटेक्शन करते हो, जैसे पेस्ट कंट्रोल और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। कैसे करते हैं हम ये अब देखते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? मान लीजिए आपके जो खेत हैं उसमें कीड़े आ रहे हैं, वो आपकी खेती को खराब कर रहे हैं, खा जाते हैं, पूरा बर्बाद कर देते, तो क्या किया जाए? तो अगर आप किसी भी पेस्ट या कीड़े से आप अपनी खेती को बचाना चाहते हो, वीड्स क्या होते हैं? मान लो यार ये आपके प्यारे प्यारे पौधे उग रहे हैं, तो वीड्स क्या होते हैं? सिर्फ कुछ पौधे होते हैं जो इनका न्यूट्रिशन छीनते हैं। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे ज़ैंथियम, इनको हटाना। इंसेक्ट्स जैसे हार्मफुल इंसेक्ट्स जो भाई रूट स्टेम लीफ को बर्बाद कर देते हैं, सेल सैप पी जाते हैं। पैथोजेंस वो भाई जैसे बैक्टीरिया, फंगस जो बीमारियां कर देते हैं पौधों में, इन सब से अगर बचाना चाहते हो तो आपको भाई पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के पेस्ट हैं जो आपकी खेती को खराब कर सकते हैं। फिर अब भाई आपकी जब खेती हो जाती है, आप बोरियों में डालते हो सामान को, प्याज को, आलू को, टमाटर को, ऐसे बोरियों में डाल के स्टोर करते हो। मान लो भाई यहां पर पानी घुस गया, चूहा घुस गया, कीड़े घुस गए, आपकी तो खेती बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो यार इससे भी बचाना जरूरी है ना। स्टोरेज लॉस, क्योंकि बहुत बार कोई इंसेक्ट, रोडेंट, फंगस या फिर पानी आ गया, मॉइस्चर आ गया, खराब हो गई खेती, है ना, आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों से भी हमें छुटकारा चाहिए। तो इन चीजों के लिए बेस्ट है आप स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स कैसे करो, क्लीन जगह पे करो, है ना। जिस भी जगह पर आप अपनी बोरियों को स्टोर कर रहे हो, देखो वहां पानी ना आए, अच्छे से झाड़ू पोछा लगाओ, साफ सुथरी जगह हो, है ना, वहां पे सनलाइट आ रही हो, वहां पे आप फ्यूमिगेशन मतलब भाई छिड़काव कर दो केमिकल्स का, ताकि कोई कीड़े ना आए वहां पे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर स्टोरेज क्या है? भाई हर सीजन में अलग अलग खाना यहाँ पे स्टोर होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई रेनी मौसम में बहुत कीड़े निकलते हैं, वो हमारी खेती को खराब ना कर दें। हम अच्छे से इस ग्रेन को रखें क्योंकि मार्केट में तभी अच्छे से बिकेगी। फिर आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल से फायदा। हम सब बेटा ह्यूमंस याद रखना बहुत सेल्फिश होते हैं। ह्यूमन सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और कुछ नहीं देखते हैं, ठीक है। जैसे आप में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आपके घर में दूध भी आता होगा, बिल्कुल आता होगा। दूध नहीं तो दही आता होगा, दही नहीं तो छाछ आती होगी, वरना चीज आता होगा, मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज करते हो। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग अंडा खाते हो, नॉनवेज खाते हो, बहुत सारे लोग जो होंगे शहद पी रहे होंगे, है ना। तो जितनी भी चीजें भाई ये सब हमें एनिमल से मिलती हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ही होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक ऑन एनिमल्स, ताकि हम प्रॉपर मैनर में इनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स ले सके। इसमें आते हैं कुछ मेथड्स, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। आइए पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले आती है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब बेटा आप लोग अपने पास रख रहे हो गाय,
बहुत सारे आपने देखे होंगे फार्मर्स, या आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनके घरों में गायें होंगी, है ना। मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके घरों पे गाय हैं। मैं जब गांव गई थी एक बार घूमने मेरे फ्रेंड्स के, मैंने बहुत सारी गायें देखी और मुझे बड़ा मजा आया था। तो कैटल फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ताकि आप इन गायों से दूध निकाल सको, दूध के साथ या आपके फील्ड को प्लॉ, मतलब आपने देखा होगा लोग है ना गायों को फील्ड में चलाते हैं, जिससे सॉइल की बेटर प्लॉइंग होती है। और भाई बहुत सारी जो बुल्स होती हैं उनके पीछे कार्ट बांधी जाती है, जिसपे बैठ के आपने देखा होगा फार्मर जो बुल पर बैठ के ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ कैटल, भाई अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटल होती हैं। कुछ इंडिजिनस, मतलब जो इंडिया में पाई जाती हैं, लोकल हैं, जैसे रेड सिंधी और साहीवाल, ये इंडियन ब्रीड ऑफ काउस हैं। फॉरेन ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन सी हैं, जर्सी काउ, ब्राउन स्विज, हॉलिस्टीन फ्रिसियन, ये भाई वेराइटी ऑफ काउस हैं जो फॉरेन ब्रीड्स काउस हैं, जिसको हम इंडिया में ला चुके हैं। अब मिल्क एनिमल्स और ड्राउट एनिमल्स, दो टाइप के जानवर होते हैं। वो जानवर जिनसे हमें फूड मिल रहा है, जैसे दूध मिल रहा है, मिल्क प्रोड्यूसिंग, तो भाई जो भी गाय हमें दूध दे रखी है वो है मिल्क एनिमल। ड्राउट एनिमल कौन है, यूजुअली बेटा मेल ऑफ गाय या मेल ऑफ भैंस, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में, हमारे खेत में प्लॉइंग करने में मदद कर रहा है। डू नॉट प्रोड्यूस मिल्क, बट ये हमारे एग्रीकल्चर के कामों में मदद करते हैं। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन बर्थ ऑफ अ यंग वन टू नेक्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब जब एक गाय ने एक बच्चा दिया और उसके बाद वो वापस प्रेग्नेंट हुई, उसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड ऑफ अ गाय। मिल्क प्रोडक्शन भाई अच्छा होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो, तो हम कराते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। मान लो ये है एक फॉरेन ब्रीड की गाय, ये है इंडियन ब्रीड की गाय, हमने एक तीसरी ब्रीड बना दी जो मिक्स है इन दोनों का। तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, जब आप एक फॉरेन ब्रीड की गाय को लोकल ब्रीड गाय से मिलाते हो, ताकि आपका बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क, बेटर प्रोडक्शन हो, ठीक है, ताकि क्या हो, फार्मर को फायदा। फिर आता है शेल्टर मैनेजमेंट। तुम्हें क्या लगता है गायों को रखना आसान है, बेटा गाय जिस जगह रहती है उस जगह की साफ सफाई करना, गायों को खाना खिलाना, गायों को बीमारी से बचाना। तो शेल्टर ऑफ कैटल, जो भी जिस भी जगह रहती हैं, इस जगह को नीट एंड क्लीन रखना, कैटल को एकदम साफ करना, इनको नहलाना धुलाना, ठीक है, इनका फ्लोर साफ करना, इनकी स्किन साफ करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इनका फूड रिक्वायरमेंट, ऐसा तो नहीं है गाय भूखी रहेगी, भाई वो दूध बना रही है तो वो खाना भी खाएगी। तो गाय के लिए जो खाना आएगा दैट इज रफेज, जिसमें फाइबर्स, क्योंकि गाय खाती हैं फाइबर्स, पर क्योंकि हम चाहते हैं जो गाय दूध दे रही है उसमें अच्छा खासा प्रोटीन हो, चीजें हो, तो यार हम उसे प्रोटीन कंटेनिंग फूड भी खिलाएंगे। फूड जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल हो, ताकि जो गाय दूध दे उसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब कुछ हो। फिर भाई तुम्हें क्या लगता है गायों को रखना इतना आसान है, भाई गायों को बीमारियां भी हो जाती हैं, ये देख रहे हो आप। तो यार हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एक जानवर पालना बेटा कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए मैं आज तुम्हें कहूंगी, अगर तुम लोग सोच रहे हो अपने घर में डॉग, कैट, गाय, भैंस कुछ भी पालने का, वो एक फैमिली मेंबर ही है, उसका ध्यान इंसानों की तरह ही रखना पड़ेगा, तभी वो आपको आगे जाके फायदा देगा। डिजीज से भाई डेथ हो सकती है, मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है। मान लो गाय के ऊपर पैरासाइट्स चिपक गए जो उसकी बॉडी का खून चूसने लग गए, या उसकी बॉडी के अंदर वर्म्स हो गए, कीड़े हो गए, जिससे इसके पेट में खराबी, इसके लिवर प्रॉब्लम कुछ हो गई, तो इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर आता है भाई कैटल फार्मिंग के बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग, मतलब मुर्गियों की खेती। मुर्गियों की खेती किस लिए की जाती है, यूजुअली अंडों के लिए या चिकन के लिए। तो भाई दो टाइप के जो होती हैं ये मुर्गियां होती हैं, जो होती हैं ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ब्रॉयलर्स क्या होती हैं, बर्ड्स ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग मीट, जिन भी चिड़ियाओं का मीट बनता है वो कहलाती हैं ब्रॉयलर्स। दे कैन बी यूज्ड आफ्टर 6 to 8 वीक्स, जब ये पैदा होने के बाद 6 से 8 हफ्ते की हो जाती इनका मीट बन सकता है। लेयर्स कौन सी चिड़ियाएं होती हैं, ये वो चिड़ियाएं होती हैं जिनसे हम अंडे निकालते हैं। तो जो भी चिड़ियाएं जो अंडे प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हैं आर कॉल्ड एज लेयर्स। भाई 20 हफ्ते के बाद ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं, अंडे देने लायक हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप पोल्ट्री फार्म्स। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स को क्रॉस ब्रीड किया जाता है। ब्रीडिंग मतलब दोनों ब्रीड को मिक्स।
ब्रीडिंग से क्या होता है, मोर एंड बेटर क्वालिटी चिकन होता है, लो मेंटेनेंस, और ज्यादा ब्रीडिंग मतलब ज्यादा बेटर मीट एंड ज्यादा बेटर अंडे। ठीक है, इनकी कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस, भाई इनको खाना खिलाना, ठीक है, मैंने कहा क्या, हर जानवर का ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट में यार इंडिया में तो ये हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉर्फ बॉयलर्स मतलब छोटी हाइट के जो चिकन होते हैं वो लेस फूड है, तो इनकी कॉस्ट 30% सस्ते होते हैं, तो भाई ये ज्यादा हीट भी सहन कर सकते हैं। फिर आपकी वैरायटी क्या है, इंडिजिनस वैरायटी जो इंडिया में पाए जाते हैं, असील, बसारा, ब्राह्मा, फिर केदारकंद, चितोंगोंग, ये स्पीशीज हैं जो इंडियन स्पीशीज हैं। एग्जॉटिक, व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक मेनॉर्क, रोड आइलैंड रेड, प्लाईमाउथ, ये सारी क्या है, एग्जॉटिक स्पीशीज ऑफ चिकन है। तो अब लेयर्स और बॉयलर्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेयर्स क्या होते हैं, जो अंडा देते हैं, ब्रॉयलर्स जो है जिनसे मीट बनता है। लेयर भाई एबल टू प्रोड्यूस करती है, लार्ज नंबर ऑफ अंडे देती है 500 दिनों के अंदर। ब्रॉयलर जो होती है मीट देती है अगर वो 6 से 7 हफ्ते की हो गई। ये काफी ज्यादा स्पेस, भाई अगर आपको अंडे रखने वाली जो मुर्गियां चाहिए तो इनको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए। ये भाई इनको कंडीशंस चाहिए होती हैं ऐसी जहां पे फटाफट उगे और मरे नहीं। ये रिक्वायर रिस्ट्रिक्टेड एंड कैलकुलेटेड फीड, इनको भाई आपको अच्छा खासा प्रोटीन खिलाना पड़ेगा चीजें ताकि बेहतर अंडे दें। यहाँ पे भी देयर फूड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो हाई, क्योंकि जिन चिकन से मीट बनेगा उनमें विटामिन प्रोटीन अच्छा खासा होना चाहिए। फिर आता है फिश प्रोडक्शन, कैटल फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, अब आता है फिश। बहुत सारी जगह फिश भी रखी जाती हैं, क्योंकि फिशेस से भी भाई सिर्फ कई लोग मछलियां ही नहीं खाते, मछलियों से बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, जैसा वो बहुत फेमस है कॉड लिवर ऑयल जो बहुत लोग खाते हैं। इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिशिंग यार दो तरीके से की जा सकती है, या तो आप पॉन्ड में जाके मछली पकड़ के लाओ, अगर आप मछली को जाले में पकड़ के ला रहे हो दैट इज कॉल्ड एज कैप्चर फिशिंग। नेचुरली लिविंग फिशेस को आप पानी में से पकड़ के ला रहे हो। फिर दूसरा मेथड होता है कल्चर फिशिंग, मतलब आपने अपने ही जगह पर खेतों में एक पॉन्ड बनाया, वहीं पे मछलियां पाली और उन्हीं को आप बेच रहे हो। फिशेज ऑफ डिजायर्ड कैरेट, जो जो मछली आपको चाहिए वो आप अपने पॉन्ड में रखो, उसका ध्यान रखो, दिस आर कॉल्ड एज एक्वा कल्चर। जब आप मछलियों को कल्चर कर रहे हो, खुद ही अपने हिसाब से जो मछली चाहिए उसको रख रहे हो, वही खाना दे रहे हो। एक्वा कल्चर कैन बी डन इन ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड। व्हेन इट इज डन इन ओशंस इट इज कॉल्ड एज मरीन कल्चर। फिश प्रोडक्शन भाई मरीन के पानी में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। मरीन वाटर पे ये कोस्ट फिशरी पे भी हो सकता है, कोस्ट से दूर डीप सी में भी किया जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे पॉम्फ्रेट मछली, टूना मछली, मैकरेल मछली, बॉम्बे डक, ये मछलियां बहुत फेमस हैं जो सी से ऑब्टेन की जाती हैं। फिर आती हैं सम मरीन फिशेस हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यू एज फार्म्ड इन सीम वाटर। जो भी भाई सी से मिलते हैं उनकी वैल्यू और कॉस्ट भी ज्यादा होती है, जिसमें भाई आपके प्रॉन्स, भेक्ती, ऑयस्टर्स, जो भी सी वाटर से मिल रही है, ठीक है जिसमें फिशेस लाइक मुलेट्स, भेक्ती, पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स। ऑयस्टर का तो भाई जो मोती होता है वो भी बहुत अच्छे रेट्स पे बिकता है, जिन्हें हम पर्ल्स कहते हैं। इनलैंड फिशरिंग क्या होता है, फ्रेश वाटर से फिशेस पकड़ना। ये फिश प्रोडक्शन थोड़ा सस्ता होता है एज कंपेयर टू दैट। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, रिवर से पकड़ना कौन कौन सी होती है, रोहू, कटला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये जितनी भी मछलियां हैं ये फ्रेश वाटर मछलियां हैं। फिर इंटीग्रेटेड फिश कल्चर भी होता है। मान लो अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मछलियां भी पाल सको, खेती भी कर सको, तो एक होता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, मतलब आप अपने खेत में ही पानी भर के फिशेस भी पाल लो, इसी खेत में पौधे भी उगा लो। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है, जब आप एग्रीकल्चर को कंबाइन कर देते हो फिश प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, मतलब आप एक ही खेत में मधुमक्खियों की भी बी कीपिंग भी कर रहे हो, मछलियां भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। फिर आता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर क्या होता है, आप अलग अलग वेराइटी की मछलियां पाल सकते हो। कुछ मछलियां जो नीचे वाले पानी में हो, कुछ मछलियां जो कुछ बीच वाले पानी में रहती हैं,
कुछ मछलियां जो ऊपर सरफेस पे रहती हैं। इस तरीके से आप अलग अलग वैरायटी की मछलियां एक साथ पाल सकते हो। तो यार कॉम्पोजिट फिश कल्चर को पॉलीकल्चर कहा जाता है, जहां हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिशेस को एक ही पानी में रख सकते हैं। जैसे कुछ मछलियां सरफेस फीडर जो ऊपर की तरफ से खाना खाती हैं, जैसे कटला एंड सिल्वर कार्प। कॉलम फीडर्स मतलब बीच की मछलियां जो भाई जैसे रोहू, ग्रास कार्प। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ ये एंड ये। बॉटम फीडर क्या होती हैं? जो बिल्कुल टैंक में नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जैसे मृगाल, कॉमन कार्प। दिस मेथड अलाउ डिफरेंट स्पीशीज टू को एग्जिस्ट। एक साथ बहुत सारी स्पीशीज हैं और भाई साथ में इकोसिस्टम के लिए भी अच्छी चीज है, एक साथ बहुत प्रेजेंट है, अलग अलग मछलियां हैं तो एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है उनको। इसी को कहते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। अब फिशिंग के एडवांटेज क्या है? फिशेस से क्या एडवांटेज हो रहा है? मोर यील्ड। फिशेस भाई बहुत अच्छे टाइप का फूड है, न्यूट्रिशन का। इकोनॉमिकली भी फिशेस जो होती हैं ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। काफी कोस्टल रीजन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिश पकड़ने वाले को, फिश ट्रांसपोर्ट करने वाले को, फिश बनाने वाले को। सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, अगर अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग, क्या दिक्कत आ सकती है फिशिंग में? मैनी फिशेस बेटा ओनली ले एग्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो यार अगर आप इन फिशेस को मार दोगे तो वो फिशेस की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। टू एड्रेस दिस हार्मोनल स्टिमुलेशन इज एम्प्लॉयड। हम भाई कुछ फिशेस में हार्मोनल स्टिमुलेशन भी करते हैं ताकि वो पूरे साल अंडे दे सके। ओवर फिशिंग क्या होता है? जब आप फिश प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करते हो कि भाई मरीन फिशेस को खतरा हो गया, मतलब अगर आप रोज जाके एक स्पीशीज ऑफ फिश को पकड़ रहे हो तो हो सकता है उस पॉन्ड या उस लेक के अंदर वो मछली ही मर जाए, खत्म हो जाए। अब आता है आखिरी प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड एज बी कीपिंग, मधुमक्खियों को पालना, क्योंकि मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। मैनी फार्मर्स बी कीप फॉर एडिशनल स्मॉल इनकम। इनको बी कीपिंग को हम एपेरीज भी कहते हैं या बी फार्म्स भी कहते हैं, जहां इनको रखा जाता है। बी कीपिंग इज एपियरी। ये होता है जब आप नंबर ऑफ बहुत सारे मधुमक्खी के जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, जो होते हैं इनकी बी हाइव्स, उनको रखते हो ताकि मैक्सिमम पॉलिनेशन भी करेंगी, नेक्टर कलेक्शन भी करेंगी। फार्मर्स को फायदा ही है मधुमक्खियां पालने में, क्योंकि वो उनके जो खेत है उसमें फूलों में पॉलिनेशन भी करेंगी, साथ साथ में उनको शहद भी देंगी, भाई दोनों बेनिफिट। कुछ इंडियन वेराइटी ऑफ मधुमक्खियां हैं, एपिस किरेना इंडिका, डॉर्सेटा, फ्लोरल लिटिल बी। और कुछ इटालियन वेराइटी ऑफ मधुमक्खियां हैं, मेलिफेरा, जिसको इंडिया में भी यूज किया जाता है। तो यार यहाँ पे हर टाइप की स्पीशीज के दे रखी हैं, नाम याद करने हैं। एडवांटेज क्या होता है अगर आप इटालियन वेराइटी की मधुमक्खी यूज करोगे? ज्यादा शहद देती है, जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, काटती कम है और बी हाइव में रहती है। हनी यार डेंस स्वीट लिक्विड है जो एक मेडिसिन की तरह यूज होता है, शुगर की तरह और एनर्जी की तरह यूज होता है। तो हनी की बिक्री भी बहुत ज्यादा होती है। खत्म होता है बेटा आपका 3 जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th बायोलॉजी के। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ो। मुझे जरूर बताना यस मैम आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, लिखना कमेंट सेक्शन में कि यस हमें कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है मैम ये तीनों चैप्टर्स पढ़ के। एंड आई थिंक आपकी बायोलॉजी सॉर्ट हो गई होगी। मैंने आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस बायोलॉजी का कवर करा दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरू मैम की तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय एवरीवन।